इटली के एक बेहद गरीब इलाके में जन्मा 4 फुट 9 इंच का एक बेहद शारीरिक रूप से कमजोर लड़का, उससे उस वक्त का सबसे बड़ा तानाशाह मुसोलिनी इतना डर जाता है उनके विचारों से कि जब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो जो सरकारी वकील है वो कहता है कि इस इंसान को आने वाले 20 सालों तक इसके विचारों को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, मुसोलिनी के फांसीवाद को ये चैलेंज दे सकता है। उन थिंकर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ग्राम्सी को कंप्लीटली खत्म करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एकेडमिक्स में जहां ग्राम्सी मेंशन है तो ये लेक्चर आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना ही हम सिर्फ जो ग्राम्सी है उनके आइडियाज को पढ़ने वाले हैं, बल्कि उनके बैकग्राउंड से लेकर के सारी चीजों को कवर करने वाले हैं, उनके माइंडसेट को पूरी तरीके से समझेंगे और एंड में हम कुछ सवाल भी लगाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक सार निकाल सके कि आखिर वो चीज एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी तक आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, अभी तक मैंने हेगल को पढ़ाया, मार्क्स को पढ़ाया, लेकिन ग्राम्सी को बच्चे बस रट लेते हैं, ग्राम्सी हेजेमनी, बस इससे ज्यादा ग्राम्सी के बारे में कुछ समझते नहीं है। लेकिन आज का ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, यकीन मानिए आप ग्राम्सी से आपको प्यार हो जाएगा। और जो लोग मार्क्स को बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, उनके आइडियाज को रेवोल्यूशनरी मानते हैं, वो ये समझ पाएंगे कि ग्राम्सी ने ही उस मार्क्सिज्म, उस मार्क्स के उस आइडिया को एक अलग डायरेक्शन दिया, एक अलग मोड़ दिया और बहुत ही ज्यादा अलग माइंडसेट था इनका। और किस तरीके से ये बात करते हैं आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो पहले इनका पूरा बायोग्राफिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे, ताकि हम इनके जो है, जब आप विचार को समझें, जब आइडिया को समझें, तो उससे पहले विचारक को अगर समझ जाएं तो चीजें आसान हो जाएंगी। अगर डिश जो है वो खाने जा रहे हैं उससे पहले कुक के बारे में पूरी चीजें समझ जाएं, उसके कुकिंग टेक्निक को समझ जाएं, तो आपको उस डिश को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समझने में। तो चलिए ग्राम्सी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स टॉकिंग पॉलिटी ऐप और वेबसाइट पे आ चुका है। मैं ये पहले ही इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब मैं लेक्चर शुरू करूं तो फ्लो कहीं पे भी टूटे, तो बीच में मैं वो चीज नहीं बोलना चाहती हूं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी जरूरी है। इसलिए मैंने बताया कि भाई यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स जो है टॉकिंग पॉलिटी ऐप और वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है। आप वहां से जा करके चीजें देख सकते हैं। फ्री में दिसंबर तक टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे यूजीसी नेट के हर टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस अपलोड किया जा रहा है। टेस्ट्स वगैरह हो गए, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चीज आपको टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे दिसंबर तक फ्री मिलेगी। और डेडिकेटेड कोर्स आप परचेज कर सकते हैं ऐप या वेबसाइट से जाके। हेल्पलाइन नंबर और सारी चीजों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कॉमेंट सेक्शन में भी मैं कोशिश करूंगी पिन करने का। तो चलिए इस रोमांचक सफर पे चलते हैं और मैं आपको ग्राम्सी के बारे में बताती हूँ कि भाई ये एंटोनियो ग्राम्सी थे कौन। तो सबसे पहले इस पे चलने से पहले मैं आपको एक खाका बता देती हूँ। तो भाई देखिए, हमारे जो ग्राम्सी है ना, देखिए इनका जन्म कहाँ होता है। तो भाई बेसिकली इनका जन्म 1891, कभी भी मैं हमेशा ये कहती हूँ किसी भी थिंकर को पढ़ते वक्त उसका जो टाइम फ्रेम है उसको हमेशा याद रखो। 1891 से 1937 तक ये इस धरती पर रहे और कहाँ रहे, इटली में रहे। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो चुका था उस वक्त इटली में। मैं हमेशा कहती हूं किसी भी थिंकर को पढ़ रहे हो ना, चाहे वो वेस्टर्न थिंकर हो, इंडियन थिंकर हो, उसको उसका सबसे पहले देखो पैदा कब हुआ, मरा कब, उसके बीच क्या क्या बड़े इवेंट्स हुए उसके देश में और आसपास की दुनिया में। तो इटली में ये पैदा हुए थे 1891 में। उस वक्त इटली में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। बाद में जब मुसोलिनी और क्या हुआ इटली में बड़ा इवेंट, वर्ल्ड वॉर 1, इटली में नहीं मतलब वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत ज्यादा जो है देशों को नुकसान हुआ। तो बेसिकली ये सारी चीजों का असर अभी आप उनके आइडियाज में देखते हुए चलेंगे कि कैसे इटली की पॉलिटिक्स उससे इफेक्ट हुई और ग्राम्सी किस तरीके से अपना टेक लेते हैं। तो बेसिकली ये वो दौर था जब
इसकी शुरुआत में भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, बीच में मुसोलिनी का राइज हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आया और उसके बाद मुसोलिनी का राइज हुआ, फासिज्म जो है इटली में फासीवाद का उदय हुआ और उसके बाद कैसे चीजें खराब होती गई। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जो ग्रामसी हैं उनका जन्म कब हुआ? 1891 में इटली के एक शहर सार्डिनिया में इनका जन्म होता है। भाई देखिए उस वक्त एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो चुका था, लेकिन इटली का जो नॉर्दर्न पोर्शन था वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड, बहुत ज्यादा विकसित था, लेकिन जो सदर्न पोर्शन था, जो दक्षिणी इलाका था इटली का, वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड था। मतलब एकदम साफ डिफरेंस देखने को मिलता था। इटली का जो ऊपरी हिस्सा था, जो नॉर्दर्न पोर्शन था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड, इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां, चमाचम शहर वहां पे थे, लेकिन जो दक्षिणी इलाका था, सदर्न जो पोर्शन था इटली का, बहुत ज्यादा गरीबी में डूबा हुआ था। और उसी सदर्न पोर्शन के एक शहर सार्डिनिया में जन्म होता है हमारे ग्रामसी का। अब देखिए, अब ग्रामसी का यहाँ पे जन्म होता है तो बहुत ही गरीबी में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी हैं वो छोटे मोटे सरकारी जो है इनके पास एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी होती है, उसमें भी इनके ऊपर जो है बहुत सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जो है झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है और जिंदगी में भी वो इनके फादर बहुत ज्यादा फिर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ग्रामसी हैं उनको ये देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना असर डालता है आपकी जिंदगी में। और देखिए जब हम ग्रामसी को पढ़ेंगे ना तो आपको इतना इंपॉर्टेंट एक मैसेज मिलेगा कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो चीजें हो रही हैं उसमें आपकी गलती है, आपके एक्शन सारी चीजें डिसाइड करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें आपकी ही गलती है। जब आप ग्रामसी को पढ़ेंगे ना, जब उनके हेजेमनी के कंसेप्ट को अभी आप पढ़ेंगे तो ग्रामसी इसी चीज को क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि कई बार आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपका एनवायरमेंट, आपका पॉलिटिकल सिस्टम चीजें डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। और जो ये हमारी जो सोच है ना कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हमारी गलती है, एक्चुअली ये हमारे दिमाग में इनकलकेट किया गया है सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट पावर का यूज करके। सोशल जो मीडिया है, मीडिया और दूसरे अदर मींस, फैमिली, चर्च एंड ऑल का यूज करके हमारे दिमाग में ये डाला गया है कि जो हमारी सिचुएशन है हमारी अपनी गलती की वजह से है और अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पाए तो ये हमारी गलती है। बट ये इसलिए डाला गया है ताकि हम सिस्टम को क्वेश्चन ही ना करें, लेकिन एक्चुअल में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर हम कुछ चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी भी गलती हो सकती है, लेकिन हमको देखना होगा कि क्या सिस्टम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है ना। तो जो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप खुद से भी सोच सकते हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां औरतों को उस तरीके की आजादी नहीं है, फीमेल्स को उस तरीके का फ्रीडम नहीं है। तो आज भारत में हम बढ़ चढ़कर हर जगह इक्वालिटी की जो बात करते हैं, शायद वहां पे हम नहीं कर पाते, वहां हम बस जिंदगी की भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम ऐसा है। तो वहां कितनी भी मेरिटोरियस लड़की होगी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो गलती उसकी नहीं है, गलती सिस्टम की है। तो ग्रामसी ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आपका कल्चर है ना, जो आपकी संस्कृति है, जो आपका आसपास का सिस्टम है, कई बार वो चीजें डिसाइड करता है, लेकिन हमको ये लगता है कि सारी चीजें हमारी अपनी गलती की वजह से हुई हैं। तो इसलिए ग्रामसी का बाद में एक आइडिया डेवलप होता है कि भाई इस चीज को चेंज करना होगा और अगर चीजें बदलनी है तो कल्चर में धीरे धीरे चेंज लेकर आना होगा। वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो भाई 1891 में जो है सार्डिनिया में इनका जन्म होता है। उस वक्त इटली दो हिस्सों में फिजिकली नहीं बटी थी, ऐसा नहीं था कि कोई बाउंड्री थी, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप दिखता था। नॉर्दर्न इटली बहुत ज्यादा डेवलप्ड था और सदर्न इटली में बहुत ज्यादा गरीबी थी। और उसी गरीब इलाके, इटली के उसी गरीब इलाके के एक शहर सार्डिनिया में जन्म होता है हमारे ग्रामसी का। अब देखिए इनका शुरुआती जीवन कैसा होता है। इनके पिताजी, मैंने बताया कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद इनकी मदर जो है सिलाई विलाई करके फैमिली का ध्यान रखती हैं। बहुत ज्यादा गरीबी में इनका जीवन बीतता है। और लकीली क्या होता है, देखिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ग्रामसी। फिजिकली बचपन में चोट वोट लग जाती है, गिर वेर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इनके बोन्स में हमेशा ये बीमार ही रहे हैं अपने जीवन भर। बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स इनको थी। तो भाई इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा थे।
4 फुट 9 इंच के थे लगभग। ऐसा इनका परिवार कहता था कि गिरने की वजह से ही कुछ समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से ये इनका डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट उस तरीके से शारीरिक जो इनका डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया था। तो बेसिकली उसकी वजह से ये थोड़ा अलग भी रहते थे, सभी बच्चे इनके साथ खेलते कूदते भी नहीं थे, किताबों के साथ इन्होंने दोस्ती कर ली थी और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। अब इसी इंटेलिजेंस के दम पर इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है और इनकी जिंदगी बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि उस स्कॉलरशिप के चलते ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नॉर्दर्न इटली चले जाते हैं। तो बेसिकली अगर वो स्कॉलरशिप नहीं मिली रहती तो ये हमेशा सदर्न इटली में ही रह जाते। तो देखिए, सिस्टम अगर आपकी तरफ थोड़ा सा भी झुकाव नहीं रखेगा ना, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है, बट ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके के कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम में रह रहे हैं, है ना। तो उनको उस तरीके का मौका मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है और उसी स्कॉलरशिप के दम पर ये नॉर्दर्न इटली के एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाते हैं। और जब ये उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो इनकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये इटली का एक ऐसा हिस्सा देखते हैं जो उन्होंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। हर वक्त हर जगह चमाचम लाइटें, इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां, धुएं में भी एक अलग तरीके की खुशबू, और ये सब कुछ वो गरीब वाले इटली के पोर्शन इलाके में जहां से ये आते हैं वो कभी भी इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन जब वहां रह करके वो और करीब से नॉर्दर्न इटली को जानना शुरू करते हैं तो इनको समझ में आता है कि नॉर्दर्न इटली में जो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां लगी हैं, इनके मालिक तो बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन जो मजदूर, जो वर्कर्स बड़ी संख्या में इसमें अपना सर्विस दे रहे हैं, किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये चीज और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है जब ये कार्ल मार्क्स की किताबों को पढ़ने लग जाते हैं। तो जब ये मार्क्स को पढ़ने लग जाते हैं तो ये चीजें इनके दिमाग में और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाती हैं। तो बेसिकली जो है क्या होता है, तो इनको एक स्कॉलरशिप मिलती है जिससे एक यूनिवर्सिटी जो नॉर्दर्न इटली में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, वहां पढ़ने चले जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से नॉर्थ और साउथ इटली जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है। और इनको एक कल्चर शॉक लगता है, जो उनको वहां पे एक डिफरेंट कल्चर, लिविंग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब वहां पे जब ये कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो वहां वो कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं और कार्ल मार्क्स के आइडियाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ये अपना एक मार्क्सिस्ट व्यू डेवलप करने लगते हैं, मार्क्स के विचारों से इंस्पायर होकर के एक मार्क्सिस्ट विचारधारा डेवलप करने लगते हैं। लेकिन ये जो मार्क्सवाद की अवधारणा ये डेवलप करते हैं, ये बड़ा ही यूनिक होता है, बहुत ही यूनिक होता है। ये क्या होता है, देखो मैंने हमेशा कहा है, अगर जो बात कार्ल मार्क्स, देखो जो हमारे ग्रामसी हैं वो भी एक मार्क्सिस्ट थे और जो हमारे माओ जेडोंग थे चाइना में वो भी एक मार्क्सिस्ट थे। आसपास के दौरान ही ये लोग इस धरती पर एक साथ जिए हैं। तो माओ जेडोंग भी एक मार्क्सिस्ट थे, लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद को एक अलग जामा पहना दिया जिसकी वजह से उन्होंने एशिया स्पेसिफिक मार्क्सवाद डेवलप किया और ग्रामसी ने मार्क्सवाद को एक अलग मोड़ दिया। इसीलिए ग्रामसी को हम पढ़ते हैं क्योंकि वो एक अलग ही दायरा दिखाते हैं जो आगे हम देखेंगे। तो मार्क्सवाद को एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ समझना शुरू किया। उनका मानना था कि इंसान का जो विल पावर है, जो आइडिया है, जो विचार है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वर जस्ट एज इंपॉर्टेंट फॉर रेवोल्यूशन एज इकोनॉमिक्स। मतलब जो हमारे मार्क्स का कहना था ना, अगर आपने मार्क्स को पढ़ रखा है तो ये क्लास आपको बेहतर समझ में आएगी। तो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज में जो कुछ भी चीजें होती है ना, एक ही चीज पे बेस्ड है, इकोनॉमी पे, कि उस समाज में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन का साधन क्या है, कमाने खाने का जरिया क्या है, वो एक चीज समाज के बाकी सारी चीजों को डिसाइड करती है। तो उस बेसिक चीज जिसको बेस कहा उन्होंने, क्या था बेस? मोड ऑफ प्रोडक्शन, कमाने खाने का साधन क्या है, और बाकी सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर हैं जो उस चीज पे डिपेंड करती हैं। मतलब वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, कल्चर कैसा होगा, इकोनॉमी पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली मार्क्स ये कहना चाह रहे थे कि जैसे मान लो अगर कमाने खाने का साधन क्या है, एग्रीकल्चर, खेती, तो फिर समाज की बाकी चीजें भी उसी पे डिपेंड करेंगी। अब की जॉइंट फैमिली होगी, सब एक साथ रहेंगे, स्कूल सिस्टम भी वैसा ही होगा, बाकी पॉलिटिकल सिस्टम भी वैसा ही होगा,
होगा, लेकिन जैसे ही मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा, यानी कमाने खाने का जो जरिया है समाज का वो जैसे ही बदलेगा, एग्रीकल्चर से जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वैसे ही बाकी सारी चीजें भी बदल जाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम भी बदल जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली डेवलप होने लगेगी क्योंकि मजदूर लोग घर से दूर जाएंगे काम करने के लिए फैक्ट्रियों में। तो बेसिकली जैसे ही समाज का मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा, बाकी सारी चीजें अपने आप बदलती चली जाएंगी। इसीलिए उन्होंने इकोनॉमिक बेस यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन को कहा बेस, ये नींव है, और बाकी सारी चीजें समाज का कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, सारी बाकी चीजें जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसी बेस के ऊपर का स्ट्रक्चर है। अगर जैसे ये मान लो कोई बिल्डिंग है तो बेस के अगर बदलेगी तो ऊपर का स्ट्रक्चर भी तो बदल जाएगा ना। तो कहते हैं कि बेस जो है वो इकोनॉमी है और उसी के ऊपर मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही बाकी सारी चीजें समाज की डिपेंड करती हैं। यहां पे ग्रामसी डिसएग्री करते थे और उन्होंने अपना एक नया नजरिया सामने रखा। ग्रामसी का क्या मानना था? ग्रामसी ये कहते थे कि नहीं, जितना इंपॉर्टेंस मोड ऑफ प्रोडक्शन बेस का है उतना ही इंपॉर्टेंस सुपर स्ट्रक्चर्स का भी है। मतलब ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी जो है यानी कमाने खाने का साधन वो बहुत जरूरी है, वो समाज की बाकी चीजों पे असर डालता है, लेकिन इतना याद रखिए कि समाज की जो बाकी सारी चीजें हैं, आइडियाज, फैमिली कल्चर इतना इंपॉर्टेंट है ना, और पॉलिटिकल सिस्टम की ये सब मिल करके उस बेस को बदल सकता है या बदलने से रोक सकता है। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, जब हम बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझेंगे तो बेहतर आप समझ पाएंगे। तो बेसिकली यहां बताने का तरीका से मतलब सिर्फ यही था। देखिए, जैसे ही क्लास एंड होगी ना, मैं आपको वादे के साथ कह सकती हूं कि पूरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना क्रिस्टल क्लियर, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने चीजें समझ ली हैं। लेकिन उसके लिए आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि इस क्लास के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है। अब मैं उसको आप तक तभी पहुंचा पाऊंगी जब आप मुझे पेशेंस के साथ सुनेंगे। तो आप मुझे अपना समय दीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूं, ठीक है। चलिए, तो ग्रामसी जो है वो एक यूनिक मार्क्सवाद की अवधारणा डेवलप करते हैं, एक यूनिक व्यू ऑफ मार्क्सिज्म वो डेवलप करते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान। अब देखिए अब जो वर्कर्स, अब नॉर्दर्न इटली में हो क्या रहा था, वहां के जो वर्कर्स है ना, स्ट्राइक कर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। तो ये आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इटली में, तो उस वक्त उन वर्कर्स ने मिल करके अपनी पार्टी भी बना रखी थी जो बेसिकली कम्युनिज्म और सोशलिज्म फैलाने की बात कर रही थी, क्योंकि उस वक्त तो कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम फैला हुआ था ना, कि कुछ लोग मालिक और बाकी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन वर्कर्स का फायदा किसमें है? जब सोशलिज्म या कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाए, यानी इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों के मालिक कुछ एक मालिक ना रह जाए, बल्कि वो सबका जो है सबका रिसोर्स बन जाए और सबको जो है बराबर उससे फायदा हो। तो ऐसा कहां पॉसिबल है? कम्युनिज्म और सोशलिज्म जैसे सिस्टम में ही पॉसिबल है। तो कुछ लोग मिलकर ये चाहते थे कि इटली में कम्युनिज्म सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाए, इसके लिए उन्होंने एक पार्टी बना रखी थी। उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं हमारे ग्रामसी, ठीक है। तो ग्रामसी इटालियन सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसी दौरान वो इटालियन सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं 1913 से 14 के दौरान। ये वही दौर था जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था। तो अब देखिए, लेकिन उनका हेल्थ बहुत ज्यादा, मैंने जैसा कि बताया कि शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, अपने जीवन के आखिरी 11 साल जेल में बिताते हैं वो। आइए देखते हैं कि कैसे शुरुआत होती है। तो 1913 से 14 के दौरान ये इटालियन सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो बेसिकली वो अपनी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, और फुल टाइम जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार बन जाते हैं, क्योंकि इनको पता था कि ये जो चेंज लेकर आने वाले थे या चाहते थे जिस तरीके का इटली बनाना, तो उसके लिए ये वाला प्रोफेशन फायदेमंद रहेगा। तो वो एक जर्नलिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रशिया में रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। 1914 से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है, 17 में रशिया में रशियन रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। अब रशियन रेवोल्यूशन में बेसिकली हुआ क्या था कि वहां पे कम्युनिज्म स्टैब्लिश कर दिया गया था। वर्कर्स जो है रोड पे निकल के चले आए थे, एक प्रॉपर लीडरशिप के अंदर उन्होंने मार्च किया और रशिया का पूरा सिस्टम बदल करके रख दिया और वहां कम्युनिज्म स्टैब्लिश कर दिया। अब ये रशियन रेवोल्यूशन देख करके इटली में ग्रामसी बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और खुश होते हैं। उनको लगता है कि अब ये शुरुआत हो गई है और उस तरीके का रेवोल्यूशन अब इटली में भी होगा, वर्कर्स को एक प्रेरणा मिलेगी और वो भी सड़कों पर उतर आएंगे और वो भी बदलाव सिस्टम में लेकर आएंगे और इटली
इटली फिर से इटली जो है सभी के लिए बराबर हो जाएगी और फिर हमको भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन झेलना नहीं पड़ेगा। तो भाई ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई अब हमारी इटली में भी ऐसा होगा। लेकिन देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद होता भी है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद देखिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब कोई भी बड़ा युद्ध होता है तो कोई भी हारे कोई भी जीते, नुकसान सबका होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, भूखमरी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब देखिए जब समस्या क्रिएट होती है ना तो आवाज वो नहीं उठाता है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए वो तो सड़क पे उतरेगा ना। तो जो ये मजदूर है वो तो पहले ही अपने मालिकों से परेशान थे, वो पहले ही अपने मालिकों से त्रस्त आ चुके थे, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों के मालिकों से। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 की क्राइसिस के बाद जब इकोनॉमी का कहर जो है टूटा तो जो गरीब है उसके ऊपर सबसे ज्यादा गरीबी की मार पड़ती है। तो फिर सारे वर्कर्स जो है ना, जो मजदूर हैं, वो एक बहुत ज्यादा परेशान हो गए, यूनाइट हो गए और सड़कों पर उतर आए और बहुत सारी फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों की बागडोर भी अपने हाथ में संभाल ली, मालिकों को हटा फेंका। इस तरीके का मूवमेंट इटली में भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से ग्रामसी बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गए। उनको लगा कि बहुत बढ़िया, अब जैसा रेवोल्यूशन जो है रशिया में आया वैसा ही अब जो है जैसा यूएसएसआर में आया, रशिया बोल रही हूं तो समझ जाओ कि मैं यूएसएसआर की बात कर रही हूं। तो यूएसएसआर में जिस तरीके का रेवोल्यूशन आया है, इटली की बारी है, अब इटली में भी कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है देखिए, अब यहां पे चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो इटली, देखिए अब जब भी कोई बड़ा रेवोल्यूशन होता है तो लीडरशिप की जरूरत होती है। जैसे जब वहां पे हुआ था, जब रेवोल्यूशन यूएसएसआर में हुआ था तो वहां पे एक स्ट्रांग लीडरशिप मिली थी लोगों को, वर्कर्स को, जिसकी वजह से वो रेवोल्यूशन कर पाए। लेकिन इटली में क्या हुआ, अब इटली में कम्युनिस्टों का लीडर कौन था? तो सोशलिस्ट पार्टी, जो ऑब्वियसली जो पार्टी, जो संगठन बन रखा था वही था। तो इटालियन सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं, इन्होंने क्या किया, ये डर गए और इन्होंने इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों के मालिकों से और गवर्नमेंट से हाथ मिला दिया और वर्कर्स का साथ देना जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से मूवमेंट ठंडा पड़ गया और उस तरीके का रेवोल्यूशन इटली में नहीं हो पाया। अब इसकी वजह से ग्रामसी बहुत ज्यादा चिढ़ गए और उनका ये मानना था कि इटालियन सोशलिस्ट पार्टी ने धोखा दिया है, अपने वर्कर्स को सबसे बड़ा छुरा भोंका है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये पार्टी छोड़ देते हैं, इमीडिएटली पार्टी छोड़ देते हैं और अपनी खुद की जो इटालियन सोशलिस्ट पार्टी है, इनका ये मानना था कि ये बिट्रे कर देती है, धोखा दे चुकी है और इसी की वजह से ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि इटालियन सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं और बेसिकली ये अपनी पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं 1921 में, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये याद रखिएगा, इटालियन सोशलिस्ट पार्टी वो पार्टी थी जिसको इन्होंने ज्वाइन किया था कॉलेज ड्रॉप आउट करने के साथ और खुद की जो इन्होंने पार्टी बनाई वो कब बनाई, 1921 में बनाई, जिसको क्या कहते हैं, जो है इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। पीसीआई लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं उल्टा, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, 1921 में बनाई। अब देखो, अब ये देखो 1921 में इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी बन गई इनकी। अब इनका था कि मैं खुद से, अब ये चाहते थे कि ये ऐसी पार्टी होगी जो रेडिकल एक्शंस लेगी, ज्यादा सोचेगी नहीं, इंप्लीमेंट करने पे फोकस करेगी और एक स्ट्रांग लीडरशिप के साथ वर्कर्स को एक नई दिशा देगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या शुरू होती है कि जैसे ही ये पार्टी का गठन होता है और जो हमारे ग्रामसी हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं, उसके साथ ही इटली में एक नया वेग देखने को मिलता है। इटली का सबसे बड़ा तानाशाह जो मसोलिनी है, उसी समय उसका राइज हो रहा था, उदय हो रहा था। तो अब जो हमारे ग्रामसी है ना, इनके सामने दो दुश्मन होते हैं। एक तो इटली की वो समस्या जिससे सब झेल रहे थे, वो कैपिटलिज्म वाला अप्रोच जो देख रहे थे, जिसकी वजह से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और दूसरा मुसोलिनी जो कि एक सबसे बड़ा तानाशाह बन के उभर रहा था। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम अगर वो तानाशाह था तो लोग उसको मौका क्यों दे रहे थे। देखिए, ये बात सिर्फ एक दार्शनिक इंसान, ग्रामसी जैसा दार्शनिक इंसान ही एक तानाशाह को देख करके उसकी हरकतों से पहचान गया कि ये तानाशाह है। लेकिन उस वक्त जब वो बोल रहा था तो कोई समझ नहीं रहा था। इसी का नाम है दार्शनिक, जो दूर होने वाली चीजों को देख करके आपको बता दे। तो वो समझ गए थे कि ये एक बहुत बड़ा तानाशाह बन के उभरने वाला है और ये सिर्फ अपना फायदा देखेगा। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। मैम क्यों नहीं समझ पा रहे थे? इतना दिमाग तो सबके पास होता है ना, इसलिए नहीं समझ पा रहे थे कि देखो
जब आप बहुत ज्यादा भूखमरी और गरीबी से परेशान होंगे ना, तो उस वक्त कोई भी झोला छाप डॉक्टर आए या कोई ज्योतिषी आए तो आप तुरंत उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। तो जब इंसान अपने वल्नरेबल सिचुएशन में होता है तभी वो गलत चीजों का चुनाव करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना होती है। तो उस वक्त इटली के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया होता है और भी जो प्रॉब्लम्स, जो पॉलिटिकल केओस होता है इटली में, उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो उस वक्त वो मसोलिनी के भाषणों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और उनको लगता है कि यही वो मसीहा है जो हमको इंसाफ दिला सकता है। तो इसलिए वो मसोलिनी की बातों में आ जाते हैं और धीरे धीरे मसोलिनी फासीवाद का उदय शुरू करता है। तो इससे पहले इटली में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, लेकिन जब मसोलिनी पावर में आने लगता है तो वो बाद में इटली में फासिज्म यानी फासीवाद नाम का सिस्टम स्टैब्लिश करता है। मैम, फासिज्म क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, शासन करने का एक तरीका है जिसमें जो है वो ना तो सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में, कैपिटलिज्म में किसी चीज में यकीन नहीं करता था। वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन में यकीन रखता था कि इटली को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है और उसके पीछे वो सिर्फ अपनी तानाशाही को छुपाना चाहता था। तो बेसिकली वो कहता था ना कैपिटलिज्म, ना कम्युनिज्म, ना सोशलिज्म, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हम बस इटली को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं। और उसके आड़ में वो अपनी तानाशाही शासन को छुपाना चाहता था और ये उसने किया भी। तो धीरे धीरे फासिज्म का राइज होने लगा। अब जो हमारे ग्रामसी हैं वो डरते नहीं हैं। ग्रामसी जो है भले ही वो कुछ दिनों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो मॉस्को चले जाते हैं, फिर ऑस्ट्रिया में शरण लेते हैं, लेकिन फिर वो वापस आते हैं और वो वापस मुसोलिनी के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। बेसिकली ग्रामसी उस वक्त दो लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो जो वो पहले से लड़ रहे थे कि इटली में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, उसको खत्म करना है, और दूसरा वो मुसोलिनी से लड़ रहे थे और वो बिल्कुल डर नहीं रहे थे। आप सोचो कि सबसे बड़ा तानाशाह जो किसी की जान लेने के पहले भी नहीं सोचता था, उसके सामने 4 फीट 9 इंच का एक स्पाइन्स की प्रॉब्लम से ग्रस्त एक इंसान, वो कितनी हिम्मत होगी उसकी कि वो खड़ा है और उसके विचारों से मुसोलिनी डर भी रहा है। कैसे पता डर रहा है? क्योंकि तभी तो वो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन, तभी तो वो उनको जो है कोर्ट केस में फंसा करके जेल में डलवा देता है। अगर उसको फर्क नहीं पड़ता, आप किसी कमजोर इंसान को जेल में डलवाने के लिए इतना एफर्ट क्यों करोगे? उसके आइडियाज, उसके विचारों में, वो ग्रामसी के आइडियाज और विचारों में इतनी ताकत थी कि मुसोलिनी को पता था कि ये मेरे फासिज्म को चैलेंज कर सकता है, इसीलिए उनको कोर्ट केस में फंसाकर जेल में डलवा देता है। तो बेसिकली अपनी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उसके बाद इटली में फासिज्म का उदय होता है, मुसोलिनी पावर में आने लगता है और उसके बाद वो क्या करता है कि वो इनको कोर्ट केस में डलवा देता है। और जब इनका ट्रायल हो रहा होता है, पेशी हो रही होती है, तो जो सरकारी वकील है ना, जो मुसोलिनी की तरफ से, मतलब मुसोलिनी के फेवर में बात कर रहा होता है, वो जज से कहता है कि इस इंसान के दिमाग को अगले 20 साल के लिए हमें बंद करना होगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसको नहीं चुप कराया गया तो उसके विचारों में इतनी ताकत है कि वो लोगों के अंतर तक घुस करके उनके अंदर से जो सच्चाई है वो बाहर लेके आएगी और जो रेवोल्यूशनरी इंसान है हर इटली के बंदे का, वो बाहर आएगा और वो मुसोलिनी को छोड़ेगा नहीं। तो ये बात वो समझ रहा था, इसलिए उस सरकारी वकील ने कहा कि जज साहब, इस इंसान के दिमाग को 20 साल के लिए बंद करना होगा। और जज साहब ने बात मानी भी और मुसोलिनी को सजा सुना दी और आगे का जीवन उन्होंने जेल में बिताया। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म, अब जेल में जाने के बाद तो खत्म हो गया ना, अब क्या जीवन रहा जो हमारे ग्रामसी है उनका। एक इंसान जो फिजिकली इतना ज्यादा प्रॉब्लम से त्रस्त है और वो जो बोलने वाला इंसान, जो पार्टियों में जा जाके भाषण देता था, वो इंसान को अकेले काल कोठरी में डाल दिया गया। अब तो वो खत्म हो गया ना। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यहीं से ग्रामसी के जीवन का सबसे बड़ा अध्याय जो है वो शुरू होता है, क्योंकि जेल में जाने के बाद ही वो सारी किताबें लिखते हैं जिसके थ्रू आज हमें ग्रामसी के आइडियाज का पता चलता है। तो जब वो प्रिजन में रहते हैं, जब वो जेल में रहते हैं, तो उस दौरान वो बहुत सारी, वो कैसे भी जेलर और इन सब से रिक्वेस्ट करके पेन पेपर का इंतजाम करते हैं ताकि वो
कुछ बहाना किया होगा कि भाई मन बहलाना है या जो भी रहा होगा, वो लिखना शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि वो इतना डरे होते हैं लोग इनके विचारों से कि जो ये लिखते हैं ना, ये अपने घर जो चिट्ठियां वगैरह लिखा करते थे उसके ऊपर भी सेंसरशिप था। मतलब वो बाहर पहले लोग पढ़ते थे और उसके बाद उनके घर भेजा जाता था। तो ये जो लिखते हैं ना, तो ये अपना एक चीट लैंग्वेज डेवलप करते हैं जिसको पढ़ के जेलर और बाकी लोग समझ ही ना पाए कि ये लिख क्या रहे हैं। वो बस वही समझ पाते थे और उनके घर वाले समझ पाते थे। तो बेसिकली उस चीट कोड में वो लिखना शुरू करते हैं और भाई उसी प्रिजन में, उसी जेल में वो बहुत सारी नोटबुक्स लिखना शुरू करते हैं। और जो इनकी एक सबसे फेमस किताब है ना, प्रिजन नोटबुक ग्रामसी की, तो वो जेल, वो कोई ऐसे नहीं है कि वो कोई फुल फ्लेजेड किताब है। अपने जेल के दिनों में उन्होंने नोटबुक्स में जो पैराग्राफ्स लिखे थे उसी का कंपाइलेशन है प्रिजन नोटबुक, और उसी के थ्रू हमको उनके आइडियाज का पता चलता है। तो बेसिकली जेल में इनसे मिलने इनकी भाभी आया करती हैं, अपनी भाभी से ये अपनी बातें शेयर किया करते हैं, बच्चों तक मैसेज पहुंचाया करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इनके अंतिम दिनों में इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 11 साल इनके जीवन के जेल में बीतते हैं, उसके बाद इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब जेल से इनको क्लिनिक में शिफ्ट किया जाता है इनकी दवाइयों के लिए, मतलब इनके हेल्थ इश्यूज के कारण। तो जैसे ही क्लिनिक में शिफ्ट होते हैं तो उनकी भाभी मिलने आती है वहां पे, और ये फिर अपनी भाभी से कहते हैं कि कैसे भी करके मेरी इन नोटबुक्स को ना बाहर पहुंचा दीजिए छुपा करके। तो बेसिकली इनकी भाभी स्मगल करके क्लिनिक से उनके नोटबुक्स लेकर के जाती हैं, और ग्रामसी उनसे कहते हैं कि आप रशिया के मॉस्को के किसी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, इस बुक्स को सेफली रखवा दीजिए, कहीं आर्काइव्स में दे दीजिए, सेफली रखवा दीजिए। और इनकी भाभी ठीक वही काम करती हैं और इनको सेफली रख दिया जाता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारे ग्रामसी हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जितनी शांति से इनकी मृत्यु होती है उतनी जोर जोर से इनकी किताबें, इनके आइडियाज इनकी किताबों के थ्रू दुनिया में गूंजने लगते हैं जब वो किताब पब्लिकली रिलीज होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे ग्रामसी हैं 11 साल जेल में बिताने के बाद इनका देहांत हो जाता है और ये अपना शरीर छोड़ के 1937 में इस धरती से चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है, 1940s के बाद इनकी किताब जो है वो पब्लिश होती है। पहले वो इटली में और फिर पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश में पब्लिश होती है। और जब ये बुक्स दुनिया में आती हैं तो लोगों को पता चलता है कि भाई कैसा इंसान था जिसने कितनी रेवोल्यूशनरी बातें कही जो उस वक्त तो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन उनकी कही बातें आज भी आपके जीवन में एप्लीकेबल होंगी। आज भी जब मैं उनके हेजेमनी का कंसेप्ट समझाऊंगी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वो आपकी जिंदगी में कितनी ज्यादा एप्लीकेबल हैं। तो एक इंसान कितना विजनरी होगा कि उसने उस वक्त ये बातें सोची होंगी, लिखी होंगी। तो वो सारी चीजें दुनिया बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है और जो हमारे ग्रामसी हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। अब एक एक करके हम इनके पॉलिटिकल आइडियाज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि वो आइडियाज हमको कहां से जानने मिलते हैं, वो सोर्सेज यानी उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उसके बारे में हम एक बार ग्लिम्स देख ले। तो जो ये किताबें हैं उनका नाम और उसके बारे में भी मैंने लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। और उसका नाम और ईयर तो जरूर याद रखिएगा, एग्जैक्ट ईयर नहीं भी याद है तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछते हैं। प्रिजन नोटबुक लिखी, ये वही नोटबुक है, कंपाइलेशन है पूरा जो उन्होंने जो है जेल के दिनों में लिखी थी। और भी है, मॉडर्न प्रिंस नाम की उनकी किताब है, सम एस्पेक्ट ऑफ सदर्न क्वेश्चन, ये भी इनकी एक किताब है, रेवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल, अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, द प्री प्रिजन लेटर्स, ये सारी उनकी किताबें हैं या कंपाइलेशन है, उनके वर्क्स हैं जो जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अब चलिए एक एक करके उनके आइडियाज को समझते हैं कि कैसे मार्क्स के बेस और सुपर स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को वो चैलेंज करके अपना एक कंसेप्ट सामने रखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, वो देखेंगे। और बाद में इनके सारे आइडियाज एक एक करके देखेंगे। एक इस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और वो पूरे आइडियाज आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के आइडिया को ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का आइडिया क्या था? तो बेसिकली मार्क्स का ये मानना था कि इकोनॉमी ही समाज की बाकी सारी चीजों को डिटर्मिन करता है, निर्धारित करता है। यानी कि उस समाज में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमी का सोर्स क्या है, लोग कमाते खाते कैसे हैं, ये जो चीज है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये समाज का बेस है, और बाकी सारी चीजें जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं उनको
को ये डिटरमिन करती हैं। लेकिन हमारे ग्रामसी ने इस चीज को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इकोनॉमी है वो ही समाज के बाकी सारी चीजों को डिफाइन करे, डिटरमिन करे, निर्धारित करे। समाज की बाकी सारी चीजें यानी कि कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें भी मिल करके उस समाज की इकोनॉमी को निर्धारित कर सकती हैं। दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि अगर कैपिटलिज्म है, अगर कैपिटलिज्म वाला सिस्टम है तो वहां का कल्चर वैसा ही फिक्स होगा और वो उस इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब मार्क्स ये कह रहे हैं, देखो मार्क्स की भाषा में बोलती हूं फिर ग्रामसी की भाषा में बोलती हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स होंगे तो वो ये कहेंगे, मैं हैवी वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, बेस और सुपरस्ट्रक्चर यूज नहीं करूंगी। तुम समझ जाओ कि बेस का मतलब इकोनॉमी और सुपरस्ट्रक्चर मतलब समाज के दूसरे सारे पहलू, यानी इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, स्कूल कैसा है, फैमिली, कल्चर, वो सारे सुपर स्ट्रक्चर्स हो गए और बेस हो गया इकोनॉमी। ठीक है, इतना समझ गए। अब मैं ये टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगी ताकि तुम समझ जाओ बेहतर चीजों को। अब सुनो, अगर मार्क्स क्या कह रहे हैं, मार्क्स कह रहे हैं कि देखो एक समाज में कमाने खाने का जो जरिया है ना, वो समाज के दूसरे पहलुओं को निर्धारित करता है। यानी कमाने खाने का जरिया अगर एग्रीकल्चर है तो समाज में फैमिली सिस्टम, कल्चर वैसा ही होगा और हर जगह ऐसा ही होगा जहां पे कमाने खाने का साधन खेती है। और जैसे ही कमाने खाने का साधन बदलता है, मान लो इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों पे लोग डिपेंडेंट हो गए, तो ये बदलाव, इस इकोनॉमिक बदलाव के कारण ही बाकी सारी चीजें भी बदल जाती हैं समाज की। इससे बाकी सारी चीजें जो है ना वो पूरी तरीके से मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कमाने खाने के साधन पे डिपेंड करती हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमी डिटर्मिन करता है समाज के बाकी पहलुओं को, जिसको वो सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं और इकोनॉमी को बेस कहते हैं। अब ग्रामसी क्या कह रहे हैं, ग्रामसी ये कह रहे हैं कि सर देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिलेटिव ऑटोनॉमी है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिलेटिवली इफेक्ट करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ जो है कमाने खाने का साधन ही बाकी चीजों को डिफाइन करता है, उसी के हिसाब से सर आपने बताया था, मार्क्स ने कहा था कि जो है अभी जो कैपिटलिज्म फैला हुआ है, यानी कि इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों के मालिक जो हैं वो इकोनॉमी का सोर्स हैं। मतलब कमाने खाने का साधन क्या है, इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां, और उसी चीज पे बाकी सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। कल्चर वैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम वैसा है। और मार्क्स ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो वर्कर्स का दमन हो रहा है, उसी के कारण समाज में ये मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा और कैपिटलिज्म की जगह क्या आ जाएगा, सोशलिज्म आ जाएगा। यानी कि अब वर्कर्स रूल करने लग जाएंगे और समाज की बाकी सारी चीजें भी अपने आप इसी बदलाव के कारण बदल जाएंगी। तो ग्रामसी कहते हैं कि अगर सिर्फ इकोनॉमी ही चीजें डिटरमिन करती है, निर्धारित करती है, तो ये बदलाव हुआ क्यों नहीं? ये बदलाव ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में और इटली जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में हुआ क्यों नहीं? यहां कम्युनिज्म, सोशलिज्म क्यों नहीं आया सर? इसीलिए नहीं आया क्योंकि सिर्फ जो इकोनॉमिक बेस है वही बाकी सारी चीजों को निर्धारित नहीं करता। कई बार आपके समाज का कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो डिसाइड करता है कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कमाने खाने का साधन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यानी कि आपके हिसाब से मार्क्स तो ये कह के चले गए थे ना प्रेडिक्शन करके कि अभी कैपिटलिज्म है, इस वजह से समाज के बाकी सारी चीजें इस पर्टिकुलर फॉर्म में हैं। आने वाले समय में क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, वर्कर्स रिवॉल्ट करेंगे और मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल जाएगा और कैपिटलिज्म सोशलिज्म में बदल जाएगा और इसी इकोनॉमिक बदलाव के कारण समाज की बाकी सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन ग्रामसी कहते हैं सर ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इकोनॉमी ही सिर्फ सारी चीजों को निर्धारित नहीं करती। समाज में अगर कल्चर ऐसा है, अगर वहां का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, अगर जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियों, फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, ये अगर पॉलिटिकल पावर और कल्चर का इस्तेमाल करके लोगों का ब्रेन वॉश कर दें और हेजेमनी बना ले अपनी, लोगों के दिमाग में ये बात डाल लें कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, तो वो कभी बदलाव करेंगे ही नहीं, वर्कर्स रिवॉल्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मन ही मन लगेगा कि अगर मैं कमा नहीं पा रहा हूं तो ये मेरी गलती है। क्योंकि इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों, फैक्ट्रियों के मालिकों ने अलग अलग सोर्सेस का यूज करके, जैसे मीडिया, न्यूज़पेपर, चर्च, धर्म, फैमिली का यूज करके, स्कूल्स का यूज करके ये दिमाग में बिठा देगा कि आपको जो मिलता है आपकी मेहनत से मिलता है और वर्कर्स रिवॉल्ट करेंगे ही नहीं। और यही हुआ ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों में, और यहां रेवोल्यूशन नहीं हुआ। तो सर आप जो, और वही रेवोल्यूशन रशिया में हुआ, क्यों हुआ उसके बारे में भी वो बताते हैं। तो बेसिकली यहां पे ग्रामसी मार्क्स को इस बात पे क्रिटिसाइज तो नहीं कह सकती हूं मैं, लेकिन उनके आइडिया को एक नया आयाम देते हैं कि मार्क्स जो समझा नहीं पाए कि आखिर जो वो प्रेडिक्शन करके गए कि जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा यानी कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा
और कमाने वर्कर्स रिवॉल्ट करेंगे और कैपिटलिज्म सोशलिज्म में बदल जाएगा। और इसी इकोनॉमिक बदलाव के कारण बाकी सारी समाज की चीजें भी बदल जाएंगी, कल्चर भी बदल जाएगा। लेकिन ग्रामसी कहते हैं वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी डिटरमिन नहीं करता बाकी चीजों को, ऑपोजिट भी होता है। कल्चर भी कई बार डिसाइड करता है, पॉलिटिकल सिस्टम भी डिसाइड करता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कमाने खाने का साधन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो इन कैपिटलिस्टों ने, इंडस्ट्रियों फैक्ट्रियों के मालिकों ने दिमाग लगाया कि ये लोग रिवॉल्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब कैसे कल्चर का यूज करके इस इकोनॉमिक चेंज को रोका। तो उन्होंने जो है पॉलिटिकल सिस्टम का यूज करके फोर्सफुली लोगों को रोकने की कोशिश की, और साथ ही साथ कल्चर का यूज करके, सिविल सोसाइटी का यूज करके, सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज, जिसमें कौन आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, चर्च आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, इन सब का यूज करके लोगों के दिमाग में ये डालना शुरू किया कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने बदलाव किया ही नहीं। तो जो दूसरे सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम, उसने इकोनॉमी को बदलने से रोक दिया। तो समझ रहे हो, तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म नहीं है सर, रिलेटिव ऑटोनॉमी है। बेस भी सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है और सुपर स्ट्रक्चर भी बेस को डिटरमिन करता है, ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे कि रिवॉल्यूशन क्यों होगा, इकोनॉमिक कारणों से रिवॉल्यूशन होगा। जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। लेकिन ग्रामसी कहते हैं रेवोल्यूशन के लिए एक जो है कल्चरल स्ट्रगल की जरूरत है। लोगों के कल्चर में अगर वो चीज होगी, लोग कल्चरली उस चीज को अगर समझ पाएंगे और कल्चरली ब्रेन वॉश्ड नहीं होंगे, तभी वो रेवोल्यूशन करेंगे। जैसा रशिया में हुआ था, वहां की सिविल सोसाइटी बहुत कमजोर थी, सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम तक ही बात समझ में आ रही थी, इसलिए लोगों ने स्ट्रगल किया। आगे हम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखिए, बेस और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मैं समझाती हूँ। ये ग्रामसी वाला पोर्शन मैंने ये इस चीज को डेवलप किया है, शायद ही आपको ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। ये हमारे कार्ल मार्क्स है, ये हमारे ग्रामसी है। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि किसी भी समाज का जो इकोनॉमी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, कमाने खाने का साधन, वो समाज की नींव है, बेस है, उसी पे सारी चीजें टिकी हुई हैं। इसको उन्होंने बेस कहा। और समाज की बाकी सारी चीजें, जैसे समाज का पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर, फैमिली, रिलीजन, ये सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, यानी कि ये इस पे डिपेंडेंट है। अगर इकोनॉमी, मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कमाने खाने का साधन यानी कि बेस बदलेगा तो ये अपने आप बदल जाएंगे, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे ग्रामसी ने कहा सर ऐसा नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है, रिलेटिव ऑटोनॉमी है। जितना ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, उतना ही ये भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि एक समाज में जो कमाने खाने का साधन है, जो सोर्स है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो बेस है, वो डिपेंड उसके ऊपर उस समाज की जो सिविल सोसाइटी है, यानी कि फैमिली, स्कूल, चर्च, और जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन वैसा वर्सा भी ट्रू है, यानी कि अगर समाज की सिविल सोसाइटी यानी कि कल्चर और पॉलिटिकल सोसाइटी, ये दोनों भी ये डिसाइड करती है कि इकोनॉमिक सिस्टम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जिसका एग्जाम्पल हमको इटली में और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए, लेकिन फिर भी स्ट्रगल नहीं हुआ, और जो है कैपिटलिज्म सोशलिज्म में नहीं बदला, बेस नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहे थे। यानी इंडस्ट्रियों, फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, वो पॉलिटिकल सोसाइटी का यूज करके, गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, कोर्ट का यूज करके लोगों को कंट्रोल कर रहे थे फोर्सफुली, और सिविल सोसाइटी का यूज करके, यानी फैमिली, स्कूल, मीडिया, चर्च का यूज करके लोगों के दिमाग में कंसेंट यानी सहमति पैदा कर रहे थे कि आपके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, तो रेवोल्यूशन मत करो। तो जो सुपर स्ट्रक्चर है, उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस किया बेस को कि बेस बदला ही नहीं। तो जो आप कह रहे थे वो गलत है। तो यानी कि वो कारण बताते हैं कि क्यों जो प्रेडिक्शन करके गए मार्क्स वो गलत हो गया, क्योंकि ये जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियों के मालिक है, इन्होंने एक नया पावर इख्तियार कर लिया था, समाज के सुपर स्ट्रक्चर से सिविल सोसाइटी को उठा करके यूज किया ब्रेन वॉश करने के लिए, कंसेंट लोगों के दिमाग में पैदा करने के लिए कि अपनी सहमति से ही वो मान ले कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है और ये सिस्टम अच्छा है, तो वो रिवॉल्ट ही नहीं करेंगे। एक तरीका है कि मैं आपको एक थप्पड़ मारूं और कहूं कि मेरी बात मानो, तो आप कुछ समय तक मानोगे, लेकिन आप रिवॉल्ट कर दोगे एक समय के बाद। जो मार्क्स कह रहे थे कि वर्कर्स सहेंगे सहेंगे सहेंगे, एक समय में रिवॉल्ट कर देंगे, तो लोग जो है रिवॉल्ट कर देंगे, कूच कर देंगे, सिस्टम बदल देंगे, कल्चर भी बदल जाएगा फिर इस बेस में बदलाव के कारण। लेकिन ग्रामसी कह रहे हैं कि सर देखिए, सिस्टम ने एक नया तरीका निकाला, वो थप्पड़ भी मारेगा लेकिन साथ ही साथ वो
ब्रेन वॉश भी करेगा, आपको समझा देगा कि आपके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। तो मन ही से अगर आप हार गए तो फिर तन से क्या जीतोगे। तो एक तरफ से तो वो फोर्सफुली भी कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से ये सुपर स्ट्रक्चर जो है आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, एक कंसेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। तो लोग मान गए। तो वो फिर क्या हुआ कि इस सुपर स्ट्रक्चर्स की वजह से लोगों ने रिवॉल्ट ही नहीं किया और इस इकोनॉमी का चेहरा बदला ही नहीं। तो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो एक कंसेंट क्रिएट करने का काम करती है। तो ग्रामसी ये कहते हैं कि जिस जिस देश में ये सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, और ये कैपिटलिस्ट लोग और गवर्नमेंट उस सिविल सोसाइटी का यूज कर रही होगी लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, कंसेंट पैदा करने के लिए, सहमति पैदा करने के लिए, हेजेमनी क्रिएट करने के लिए, उस देश में रेवोल्यूशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग रिवॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड हैं। लेकिन जहां जहां ये सिविल सोसाइटी उतनी मजबूत नहीं है, यानी फैमिली, मीडिया, इन सब चीजों का उतना रोल नहीं है, तो वहां पे रेवोल्यूशन पॉसिबल है। जैसे रशिया में हुआ था, वहां की जो सिविल सोसाइटी है, स्कूल, मीडिया, कल्चर, जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियों के मालिक हैं वो इतना कंट्रोल इन पे जमा नहीं पाए थे, सिर्फ वो पॉलिटिकल सिस्टम पे कंट्रोल जमा पाए थे, जिसकी वजह से लोग रिवॉल्ट करने में सक्सेसफुल हुए, जिसके बारे में वो आगे बताएंगे। तो आई होप कि आपको चीजें धीरे धीरे सारी क्लियर हो रही होंगी। तो अब यहाँ हेजेमनी का कंसेप्ट क्या है, अब ग्रामसी के हेजेमनी का कंसेप्ट तुम समझ पाए। हेजेमनी का मतलब क्या है कि जो फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों के मालिक हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक ऐसा कंसेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, सहमति पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। यहाँ पे मैं हमेशा ये एक एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द कास्ट में लाई करते हैं, यानी लोअर कास्ट हम जिनको बोलते हैं जो है भारतीय समाज में, तो वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली संविधान में उनको वो अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो अपर कास्ट है वो उनको शायद उस तरीके का रिस्पेक्ट हर जगह नहीं देता है। और आपने कई बार ये देखा होगा, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि वो आए और वो अपने आप जमीन पे बैठ गए, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान जो किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है वो आया और वो नीचे बैठ गया। अब उसको खुद ही इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, भले ही सब कुछ सिस्टम में डिफाइंड है, लेकिन उसको खुद ही कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सिस्टम, समाज ने उसको ऐसा समझा दिया है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए और यही सही है। वो खुद भी मान लेता है उस चीज को और उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। तो ऐसे में रिवॉल्ट कैसे होगा अगर वो इंसान, उस बंदे का ब्रेन वॉश नहीं हुआ रहता और उसको बस फिजिकली टॉर्चर किया जाता, तो एक समय के बाद वो टॉर्चर सहना बंद करता और रिवॉल्ट कर देता। लेकिन साथ ही साथ उस इंसान का ब्रेन वॉश भी किया गया है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है सही है, यही अच्छा है, तुम दूर बैठो नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके उसके दिमाग में ऐसे डाल दिया गया है कि अब वो खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, तो अब वो रिवॉल्ट करेगा ही नहीं। तो ये एक तरीका है, इसी को हेजेमनी कहते हैं, जहां पे आप हार्ड पावर का यूज करके इंसान को डराते ही हो, लेकिन साथ ही साथ सॉफ्ट पावर का यूज करके उसका ब्रेन वॉश कर लेते हो, एक सहमति बना लेते हो, जिससे वो खुद ही वो काम करने लग जाए जो आप उससे करवाना चाहते हैं। और इसी पावर को हम हेजेमनी कहते हैं। समझ में आया? तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हेजेमनी का मतलब है लीडरशिप थ्रू कंसेंट रादर देन फोर्स, यानी कि जबरदस्ती के बजाय सहमति से शासन करना, इसी को कहते हैं हेजेमनी का कंसेप्ट। समझ में आया? तो यही ग्रामसी का कंसेप्ट है जो उन्होंने दिया था। तो वो कहते हैं स्कूल हो गया, आज के जमाने में आप सोशल मीडिया कह सकते हैं, धर्म हो गया, कल्चर हो गया, ये सारी चीजों का यूज करके एक विचारधारा फैलाने की कोशिश करता है रूलिंग क्लास, और लोग बिलीव करने लग जाते हैं कि ये नेचुरल है, लेजिटिमेट है और जायज है, यही होना चाहिए। दस कैपिटलिस्ट सर्वाइव्स थ्रू, तो बेसिकली जो है कंसेंट का फॉर्मेशन करके, सहमति बना करके ये कैपिटलिस्ट सर्वाइव कर गए और ये बने रहे और इनका दमन नहीं हुआ और सोशलिज्म नहीं आया ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों में। समझ में आया? तो ये हेजेमनी का कंसेप्ट है। अब ग्रामसी वो थिंकर नहीं थे जो सिर्फ प्रॉब्लम बता के चले गए, वो सॉल्यूशन भी बता कर गए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे ग्रामसी ने अभी तक क्या हमें सिखाया, ग्रामसी ने हमें ये बताया, कार्ल मार्क्स के आइडियाज से कुछ हद तक वो बिल्कुल सहमत थे कि भाई क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग गरीब होते जा रहे हैं, और ये अमीर लोग कैपिटलिज्म नाम के सिस्टम में तानाशाही दिखा रहे हैं और ये अपनी पावर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो है, एक वर्ग संघर्ष तो है, इकोनॉमिक वर्ग संघर्ष तो है, ये बात तो सच है। लेकिन जो है एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, कमाने खाने का साधन है, वो
उस देश की बाकी सारी चीजों को डिफाइन करता है, ये मार्क्स ने कहा। लेकिन ग्रामसी ने कहा कि देखिए सर ये बात ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। जितना ये जरूरी है कि उस देश में कमाने खाने का साधन कैसा है, उतना ही ये जानना जरूरी है कि उस देश का कल्चर कैसा है, वहां सिविल सोसाइटी है कि नहीं, सिविल सोसाइटी पे इन कैपिटलिस्टों का कंट्रोल है कि नहीं, पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के उस वहां के मोड ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम बदलाव चाहते हैं और एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां पे सभी के साथ बराबरी हो, यानी कम्युनिज्म सोशलिज्म स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो बेस और जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि दोनों में किस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है। क्या सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो क्या वो ब्रेन वॉश्ड है, क्या कैपिटलिस्टों ने हेजेमनी का यूज करके उसको कंट्रोल कर रखा है। अगर कर रखा है तो कभी भी रेवोल्यूशन नहीं होगा, कभी भी कैपिटलिज्म सोशलिज्म और कम्युनिज्म में नहीं बदलेगा, जो ग्रामसी चाहते थे, जो कार्ल मार्क्स चाहते थे। तो अब ये होगा कैसे सर, कैसे करेंगे। आपने कहा कि भाई मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है क्लास मार्क्स कह के चले गए कि जब वर्ग संघर्ष खूब ज्यादा बढ़ जाएगा, जब अमीर खूब बैठे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब अमीर खूब अमीर हो जाएंगे, गरीब खूब गरीब हो जाएंगे, तो सारे वर्कर्स एक साथ आ जाओ, खुद ही आ जाएंगे, खुद ही रेवोल्यूशन होगा और कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, सोशलिज्म यानी समाजवाद में बदल जाएगा और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पॉलिटिकल सिस्टम कल्चर वो भी अपने आप बदल जाएगा। लेकिन ग्रामसी ने कहा सर बदला क्यों नहीं, ब्रिटेन फ्रांस में तो बदला ही नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर ग्रामसी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट है ना, ये हम लोग तो बैठे हैं कि भाई वर्ग संघर्ष बढ़ेगा तो अपने आप रेवोल्यूशन होगा, लेकिन कैपिटलिस्टों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। वो क्या कर रहे हैं, समाज की जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं यानी पॉलिटिकल सिस्टम और समाज में जो सिविल सोसाइटी है उसका यूज करके धीरे धीरे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। इसकी वजह से वो रिवोल्यूशन ही नहीं करेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा ही नहीं, कैपिटलिज्म सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बदलेगा ही नहीं, तो हमारा मेन एम पूरा ही नहीं होगा। तो कैसे होगा सर ग्रामसी बताइए कि कैसे होगा। अब हम इस चीज को कैसे मुमकिन करें, कैसे हम इटली में कम्युनिज्म लेकर आए, सोशलिज्म लेकर आए, जहां सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो कहते हैं हमारे ग्रामसी कि इसके लिए देखो हेजेमनी का यूज करके इन्होंने जो है कैपिटलिज्म को बचा के रखा है ना, कि वो ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं, सिविल सोसाइटी का यूज करके एक सहमति, एक कंसेंट उन्होंने पैदा कर दिया है। तो हमको इस हेजेमनी के बदले काउंटर हेजेमनी स्टैब्लिश करना होगा, यानी ब्रेन वॉश जो हुआ है ना उसको वापस से रीवायर करना होगा। लोगों के दिमाग में जो ये बढ़ गया है, वो सबसे पहले कहते हैं कि वर्कर्स को अगर ऊपर उठना है, अगर अपना भला करना है, तो एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको पता था कि काउंटर हेजेमनी तभी हो पाएगी, जो ब्रेन वॉश हुआ है उसकी रीवायरिंग तभी हो पाएगी जब लोग शिक्षित होंगे और सवाल पूछना शुरू करेंगे। तो कहते हैं कि काउंटर हेजेमनी हमको क्रिएट करना होगा। जैसे ही हम काउंटर हेजेमनी क्रिएट करेंगे तो जो ये ब्रेन वॉश जो लोग हैं, धीरे धीरे इनके दिमाग की परतें खुलेंगी और ये इन कैपिटलिस्टों से इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाएंगे। तो ये काउंटर हेजेमनी जनरेट करना होगा। तो कहते हैं कि जो है हमको एक अल्टरनेटिव कल्चर डेवलप करना होगा। जो उन्होंने कल्चर डेवलप कर दिया है कि फैक्ट्रियों में काम करना अच्छा होता है, इंडस्ट्रियों में काम करना अच्छा होता है, स्कूल में सिखाया जाता है कि तुम गरीब अगर हो तो तुमने मेहनत नहीं की, अमीर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये सब है जो ये सब हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है कि हम सिस्टम को क्वेश्चन ना करें, कि तुमने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले हम अमीर नहीं हो सकते हैं, तो तुम सिस्टम को क्वेश्चन ना करो। इसलिए ये सिखाया जा रहा है। इस कल्चर को बदल करके एक अल्टरनेटिव कल्चर डेवलप करना होगा। सोशलिस्ट एक समाजवादी विचारधारा फैलानी होगी कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, अभी जो हो रहा है वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। कैपिटलिस्ट वैल्यूज को हमको चैलेंज करना होगा, है ना। तो ये सारी आइडियोलॉजिकल, ये सारी चीजों को स्टैब्लिश करने के बाद, यानी कि वैचारिक नेतृत्व स्थापित करने के बाद ही जो क्लास स्ट्रगल है, द वर्किंग क्लास अचीव पॉलिटिकल पावर। Only after establishing ideological leadership can the working class achieve political power। तो ये काउंटर हेजेमनी जब हम क्रिएट करेंगे ना, तभी जा करके सोशलिज्म स्टैब्लिश हो पाएगा, तभी ब्रेन वॉश्ड लोग दुनिया को सही नजर से देख पाएंगे, उनको दिखेगा कि उनके साथ क्या बुरा हो रहा है और फिर वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और समाज का सिस्टम बदलेंगे। तो फिर ये सवाल आता है ग्रामसी से कि सर ठीक है, आपने बता दिया कि भाई हम कैपिटलिज्म को सोशलिज्म में और फिर कम्युनिज्म ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की बजाय सोशलिज्म समाजवाद एस्टैब्लिश हो जाए। तो उसके लिए आपने कहा कि हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इन पूंजीपतियों ने हेजेमनी का यूज किया है, यानी सिविल सोसाइटी के थ्रू सॉफ्ट पावर का यूज करके ब्रेन वॉश कर दिया है कि लोग रेवोल्यूशन कर ही नहीं रहे हैं। तो आपने इसका सोल्यूशन बताया कि हमको काउंटर हेजेमनी क्रिएट करना होगा, यानी कि धीरे धीरे लोगों का जो ब्रेन वॉश हुआ है उसको रिवायर
इंस्पायर करना होगा, उसको क्वेश्चन करना सिखाना होगा, सामाजिक विचारधारा बीच में फैलानी होगी और लोगों को दिखाना होगा कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये करेगा कौन सर? करेगा कौन? ये करेगा कौन? तो कहते हैं कि इसके लिए वो कंसेप्ट देते हैं इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवी लोग ऐसा करेंगे। कौन करेगा? बुद्धिजीवी लोग। उनके लिए बुद्धिजीवी का मतलब है कि किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी के ग्रुप में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं ना, उनको वो इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए, बुद्धिजीवी लोग यानी इंटेलेक्चुअल्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो जो है हमारे ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, एंड में सार दूंगी और फिर हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए, समाज में अब हम समझ गए कि हमको काउंटर हेजेमनी क्रिएट करनी होगी, लेकिन ये काउंटर हेजेमनी कौन क्रिएट करेगा? तो ये इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी लोग करेंगे। तो पहले ही बताते हैं कि देखिए सुनिए, बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल्स दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कौन है? यानी कि वो देखिए, ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे लोग हैं वो भी तो बुद्धिजीवी हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल परंपरावादी बुद्धिजीवी हैं जो समाज की उसी समाज के फायदे के लिए उस पोजीशन पे बैठे हैं जिस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं कौन है? ऑल मैन, हर लोग। बेसिकली देखिए, वो किस ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स में किसको रख रहे हैं? जैसे प्रोफेसर हो गए, जो प्रोफेसर हो गए, पुजारी हो गए, राइटर हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये सब जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मौजूदा कैपिटलिस्ट व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। और ये सिस्टम ये इस पोजीशन पे ही इसलिए है ताकि वो सिस्टम को सपोर्ट कर सकें। तो ये बुद्धिजीवी तो है, लेकिन ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं, ग्रामसी की भाषा में परंपरावादी बुद्धिजीवी है, जो सिस्टम को ही कहीं ना कहीं, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं, क्योंकि ये उसी सिस्टम का नतीजा है। लेकिन हमारे लिए जो बदलाव लेकर आएगा, जो रेवोल्यूशन लेकर आएगा, वो होगा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मतलब कि वो जैविक बुद्धिजीवी जो इन वर्किंग क्लास के बीच से उभरा है, वर्कर्स के बीच का वो बुद्धिमान इंटेलिजेंट आदमी जो उस प्रॉब्लम्स को समझ रहा है ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स नहीं समझेंगे क्योंकि वो उस प्रिविलेज पोजीशन पे बैठे हैं और वो सिस्टम की वजह से ही है, तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी वर्कर्स के बीच के ही वो बुद्धिजीवी लोग जिनको उनका दर्द पता हो लेकिन वो बुद्धिजीवी भी हो, वही आकर के ये बदलाव ला सकते हैं, वही वो चेंज लेकर आ सकते हैं। तो कौन बदलेगा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो इन्हीं वर्किंग क्लास के बीच से निकलकर आ रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बदलाव करेंगे कैसे? कौन सा युद्ध लड़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है जो अभी डिस्कस करने जा रही हूं, आगे दिखाऊंगी भी कि कहां पूछा है। ठीक है, तो देखिए, हमारे ग्रामसी ने कहा कि हमको मेन एम क्या है? कैपिटलिज्म को बदल के कम्युनिज्म स्टैब्लिश करना है। कैसे होगा? तो हमको पता चल गया कि हेजेमनी के थ्रू, हेजेमनी स्टैब्लिश कर लिया इन्होंने, सिविल सोसाइटी के थ्रू ब्रेन वॉश करके कंसेंट पैदा कर लिया है, लोग रिवॉल्ट नहीं कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में कैसे बदलेगा सर? तो उसके लिए काउंटर हेजेमनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो वो कैसे कर पाएंगे सर? तो वो करेंगे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। कैसे करेंगे सर? तो वो कौन सा युद्ध लड़ेंगे? तो यहाँ पे वो कहते हैं दो तरीके का युद्ध वो लड़ सकते हैं, या तो वो वॉर ऑफ पोजीशन लड़ सकते हैं, या तो वॉर ऑफ मैनोवर लड़ सकते हैं, या तो वो वॉर ऑफ पोजीशन लड़ सकते हैं, या तो वॉर ऑफ मैनोवर लड़ सकते हैं। अब यहां समझिएगा इन दोनों के बीच का अंतर। देखिए, वॉर ऑफ मैनोवर और ये हो गया वॉर ऑफ पोजीशन। अब देखिए, अब वो कहते हैं कि एक ही युद्ध की नीति या रेवोल्यूशन का एक ही तरीका हर जगह लागू नहीं होगा। जो वॉर का मेथड ये इंटेलेक्चुअल्स जो है ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में यूज करेंगे, वो रशिया में नहीं यूज करेंगे, रशिया में दूसरा यूज करेंगे, क्योंकि रशिया में सिविल सोसाइटी कमजोर है। चर्च, फैमिली, धार्मिक इंस्टीट्यूशंस, स्कूलों पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है इन कैपिटलिस्टों का, तो वहां सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इनका कमांड है जिसके थ्रू वो रूल कर रहे हैं। लेकिन इटली और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में सिविल सोसाइटी, चर्च वगैरह भी बहुत मजबूत है। यहाँ इन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा है, कंसेंट पैदा कर रखा है और पॉलिटिकल सिस्टम पे भी कंट्रोल कर रखा है। तो यहाँ लड़ाई लड़ने का तरीका अलग होगा, रशिया में लड़ाई लड़ने का तरीका अलग था। तो कैसे वो बताते हैं? इतना तो समझ में आ गया कि ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स यानी वो जैविक लोग जो इन्हीं वर्कर्स के बीच से बुद्धिजीवी लोग उठ करके आएंगे, जिनको उनका दुख दर्द पता हो, वही काउंटर हेजेमनी क्रिएट करके जो है लोगों का ब्रेन वॉश जो हुआ है रिवायर करेंगे, ताकि वो रेवोल्यूशन कर सके
और जो है कम्युनिज्म या सोशलिज्म स्टैब्लिश हो सके। तो अब जो है वो कौन सा युद्ध लड़ेंगे, तो देखो वो कहते हैं कि वो देश जहां सिविल सोसाइटी कमजोर है या सिविल सोसाइटी है ही नहीं, बहुत कमजोर है, वहां तो वो डायरेक्ट वॉर करेंगे, डायरेक्ट वो वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे, वॉर करेंगे और वहां सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा, जैसे रशिया यूएसएसआर में हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं और आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। देखो वो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे मान लो एक ऐसा समाज है जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम उसके ऊपर कैपिटलिस्टों का कंट्रोल है, कैपिटलिस्ट लोग हैं उनका कंट्रोल है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से वो सबको कंट्रोल किए हुए हैं। और यहां पे भी अभी देखते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म ध्यान से इस डायग्राम को देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गया उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम और एक हम बना लेते हैं सिविल सोसाइटी, एक हम बना लेते हैं सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ये हो गया सिविल सोसाइटी, और यहाँ पे ये हो गया सिविल सोसाइटी जो कि बहुत हल्की हल्की एकदम थोड़ी थोड़ी है ना। अब देखो इस डायग्राम पे पहले थोड़ा सा वापस आते हैं ताकि आपको मैं ये समझा सकूं। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुकना, बहुत मजा आने वाला है। तो जो हमारे ग्रामसी है वो कहते हैं ना कि समाज में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पूरी तरीके से ग्रामसी पे शिफ्ट हो जाओ। बेस क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कमाने खाने का साधन क्या है, ये किस चीज और क्या क्या चीजें हैं समाज में, तो वो कहते हैं कि ये बेस है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है? समाज की सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। कि समाज में गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी किसके कंट्रोल में है और फैमिली, स्कूल, चर्च, मीडिया का यूज कैसे किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मान लो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी कमाने खाने का साधन क्या है? इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज। अब इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, वो क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू और सिविल सोसाइटी के थ्रू। तो पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे? गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, कोर्ट का यूज करके लोगों को फोर्सफुली कंट्रोल करेंगे और फैमिली, स्कूल, चर्च, मीडिया और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का यूज करके लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे कि यही सिस्टम सबसे अच्छा है। तो क्या होगा कि लोग, कोई जो रिवॉल्ट करने उठेगा उसको यहां से दबा दिया जाएगा और बहुत सारी जनता का ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि वो रिवॉल्ट करने उठेंगे ही नहीं। तो ये जो दोनों के ऊपर कंट्रोल करने की वजह से ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं वो अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन को बचा के रखेंगे ताकि कभी कैपिटलिज्म बदले ही ना सोशलिज्म में। और ग्रामसी यही चाहते थे कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म में बदल जाए। तो उसके लिए वो क्या तरीका निकालते हैं कि ये जो ब्रेन वॉश जो सिविल सोसाइटी है ना, इसका रीवायरिंग करके पहले काउंटर हेजेमनी क्रिएट करना होगा। एक बार हम ये कर लेंगे ना तो अपने आप हम पॉलिटिकल सिस्टम पे तो डायरेक्ट हमला करके इसको खत्म कर देंगे और जो है कैपिटलिज्म में को कम्युनिज्म में बदल देंगे। लेकिन अब जिस देश में ये सिविल सोसाइटी कमजोर है, इसका इन कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों के मालिकों का इतना इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ब्रेन वॉश नहीं किया हुआ है, वहां तो हम डायरेक्ट जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम पे हमला करके जो है कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म में बदल देंगे। लेकिन जहां सिविल सोसाइटी मजबूत है, लोग पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड हैं और कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तो पहले धीरे धीरे इस सिविल सोसाइटी को रीवायरिंग करनी पड़ेगी और फिर हम पॉलिटिकल सिस्टम पे हमला करेंगे। तो वो देश जहां सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत है, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे जो देश हैं, वहां जहां पे फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों के मालिकों ने लोगों का हेजेमनी क्रिएट करके रखी है, ब्रेन वॉश करके रखा है, तो वहां हमको लड़ना होगा वॉर ऑफ पोजीशन। वॉर ऑफ पोजीशन मतलब एक ऐसा युद्ध जहां हम पहले सिविल सोसाइटी को रीवायरिंग करते हैं लंबे समय तक धीरे धीरे, और उसके बाद जब ये सिविल सोसाइटी का ब्रेन वॉश जो है वो हम रिवायर कर लेते हैं, ये वापस से अपनी सचेत हो जाते हैं, तब हम इनकी मदद से पॉलिटिकल सिस्टम पे पूरा अटैक करते हैं और पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम बदल देते हैं और कैपिटलिज्म बदल जाता है कम्युनिज्म में, और उसी हिसाब से फिर वहां का सिस्टम भी हो जाता है। लेकिन ऐसा देश जहां पे ये सिविल सोसाइटी जो है उतनी मजबूत नहीं है, यानी कि इन फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों के मालिकों ने वहां के लोगों का ब्रेन वॉश नहीं करके रखा है, हेजेमनी नहीं बना के रखी है, वहां पे हमको कौन सा युद्ध लड़ना होगा? वॉर ऑफ मैनोवर, यानी कि डायरेक्ट कूच कर देंगे पॉलिटिकल सिस्टम पे एक साथ इकट्ठा होकर वर्कर्स, और इनका पतन हो जाएगा और जो कैपिटलिज्म है वो बदल जाएगा कम्युनिज्म में। और ऐसा कहां हुआ था? रशिया में हुआ था। तो युद्ध का ये दो तरीका उन्होंने बताया कि जहां सिविल सोसाइटी है वहां युद्ध के लिए हम वॉर ऑफ पोजीशन लड़ेंगे और जहां नहीं है वहां वॉर ऑफ मैनोवर लड़ेंगे। समझ में आया? तो वो कहते हैं कि कौन सी, अब ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स लड़ाई लड़ेंगे वो हमको समझ में आ गया कि वो ही कैपिटलिज्म को जो है कम्युनिज्म में या सोशलिज्म में बदलेंगे। लेकिन बदलेंगे कैसे? युद्ध कौन सा लड़ेंगे? तो कहते हैं वॉर ऑफ पोजीशन या फिर वॉर ऑफ मैनोवर लड़ेंगे। तो कहते हैं
कि वो देश, देखो वॉर ऑफ मैनोवर यानी कि वो देश जहां पे ये कैपिटलिस्ट है, अब इसी कैपिटलिज्म को हमको सोशलिज्म में बदलना है या कम्युनिज्म में बदलना है, तो अब इस देश में हम कैसे सिस्टम को बदलेंगे? तो हम पॉलिटिकल सिस्टम पे अटैक करने से पहले हमको सिविल सोसाइटी का सामना करना पड़ेगा, उन ब्रेन वॉश्ड लोगों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स डायरेक्टली पॉलिटिकल सिस्टम पे हमला करने आएंगे तो सिविल सोसाइटी अटैक करके मार देगी और कभी वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोग ब्रेन वॉश्ड हैं और वो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स को क्या करना पड़ेगा, सॉरी मैं उल्टा बता रही हूं, यहाँ पे ये होगा वॉर ऑफ पोजीशन, ये होगा वॉर ऑफ पोजीशन और ये होगा वॉर ऑफ मैनोवर। समझ में आया? मैनोवर यानी मैन डायरेक्टली अटैक कर देंगे, पोजीशन यानी सिविल सोसाइटी की पोजीशन को पहले धीरे धीरे खत्म करना होगा तब अटैक करेंगे। तो जहां पे सिविल सोसाइटी मजबूत है, इटली जैसा देश जहां सिविल सोसाइटी मजबूत है, फैक्ट्री इंडस्ट्रियों के मालिकों ने इनका ब्रेन वॉश करके रखा है, वहां डायरेक्टली पॉलिटिकल सिस्टम पे अटैक करके कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म में नहीं बदला जा सकता है। तो वहां ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स लड़ेंगे वॉर ऑफ पोजीशन और वो धीरे धीरे पहले इस सिविल सोसाइटी को खत्म करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, और जब एक बार ये सिविल सोसाइटी खत्म हो जाएगी तब ये एक साथ इकट्ठा होकर इन्हीं की हेल्प से फिर पॉलिटिकल सोसाइटी पे अटैक करेंगे और कैपिटलिज्म को बदल देंगे कम्युनिज्म में। तो इस वॉर को कहेंगे वॉर ऑफ पोजीशन, जहां सिविल सोसाइटी की पोजीशन को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा और तब एंटर करके सिस्टम को बदला जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो जैविक बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ऐसा देश जहां सिविल सोसाइटी बहुत कमजोर है, यानी कि यहाँ के कैपिटलिस्टों ने सिविल सोसाइटी का यूज करके लोगों का ब्रेन वॉश अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो सोसाइटी उतनी मजबूत है ही नहीं, चर्च, इंस्टीट्यूशन, मीडिया इतना एस्टेब्लिश्ड है ही नहीं, तो वो लोगों का ब्रेन वॉश नहीं कर पाए हैं। यानी वहां सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, की हेल्प से ये कैपिटलिज्म बना के रख पाए हैं। तो ऐसे में सारे वर्कर्स यूनाइट हो जाएंगे, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, वर्कर्स के बीच के वो इंटेलेक्चुअल्स जो समझदार हैं, वो एक साथ आएंगे और वो लड़ेंगे वॉर ऑफ मैनोवर, यानी वो डायरेक्टली कूच कर देंगे पॉलिटिकल सिस्टम पे और वहां की व्यवस्था को बदल देंगे और कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में बदल जाएगा। तो ये मेन वो तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि तुमको ये समझना होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे पहले वो ये बताते हैं कि लोग ब्रेन वॉश है, हेजेमनी स्टेब्लिश हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों को कैसे समझाना होगा, कौन लड़ाई लड़ेगा, मेन टारगेट क्या है? कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को कम्युनिज्म में बदलना है। तो कैसे होगा? तो कहते हैं ये कौन करेगा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। कैसे करेंगे? काउंटर हेजेमनी क्रिएट करके। वो कैसे कर पाएंगे? तो दो तरीका है युद्ध लड़ने का, एक तो वॉर ऑफ पोजीशन, एक वॉर ऑफ मैनोवर। अगर एक ऐसा समाज जहां सिविल सोसाइटी का यूज करके कैपिटलिस्टों ने ब्रेन वॉश करके रखा है, तो पॉलिटिकल सोसाइटी तक जाना आसान नहीं होगा। तो वहां वॉर ऑफ पोजीशन का यूज करके पहले धीरे धीरे सिविल सोसाइटी की रिवायरिंग करेंगे, तब जाकर के पॉलिटिकल सिस्टम पे अटैक करके और वहां पे कम्युनिज्म स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन जहां पे सिविल सोसाइटी बहुत कमजोर है, रशिया जैसे देशों में, वहां डायरेक्ट संगठित होके एक ही बार में युद्ध लड़ा जाएगा और कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म में बदल दिया जाएगा। और ये कौन करेगा? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स करेंगे। तो ये है वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मैनोवर, जिसके बारे में हमारे ग्रामसी ने बात की थी। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें वही लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। समझ में आया? अब ग्रामसी से पूछा गया कि आप रशिया में कौन सा था? तो रशिया में वॉर ऑफ मैनोवर था, क्योंकि वहां सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के लीडरशिप की हेल्प से डायरेक्ट कूच किया सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पे, और लोग और वहां का इकोनॉमिक सिस्टम भी अपने आप बदल गया, है ना। तो जो है देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है। मार्क्स ने कहा था इकोनॉमिक सिस्टम के बदलने से बाकी सिस्टम बदलेगा, लेकिन यहाँ देखिए पॉलिटिकल सिस्टम बदला, इकोनॉमिक सिस्टम अपने आप बदल गया। तो भाई बेसिकली फैक्ट्री इंडस्ट्रियों के मालिकों को हटाया गया और सारी चीजें खत्म करी गई, वहां के सिस्टम को कोलैप्स किया गया और वहां पे अपने आप कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो गया और पॉलिटिकल सिस्टम फिर उसी तरीके से पूरा समाज बन गया। तो ये था वॉर ऑफ मैनोवर जो रशिया में लड़ा गया। तो और बाकी सारे देशों में वॉर ऑफ पोजीशन लड़ने की जरूरत है, धीरे धीरे युद्ध होगा, धीरे धीरे बदलाव किया जाएगा। तो ये सजेस्ट करते हैं ग्रामसी की वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जहां पे सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी कि वहां की मीडिया, चर्च, स्कूल और फैमिली का यूज करके इन कैपिटलिस्टों ने हेजेमनी क्रिएट करके कंसेंट क्रिएट कर रखा है, वहां पे वॉर ऑफ पोजीशन लड़ा जाना चाहिए। धीरे धीरे इस सिविल सोसाइटी को कमजोर किया जाए, रीवायर किया जाए लोगों का, और तब वॉर ऑफ पोजीशन के थ्रू डायरेक्ट जो है सिस्टम को बदला जाए। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया था वेस्टर्न देशों के लिए, ठीक है। तो ये जो युद्ध के बारे में उन्होंने बात की थी। ग्रामसी के हिसाब से रेवोल्यूशन क्या है, क्रांति क्या है, तो वही बात है। ग्रामसी के हिसाब से क्रांति जो है ना, वो डिपेंड करती है कि कहां पे क्रांति हो रही है। अगर क्रांति वैसे जगह पे हो रही है जहां सिविल सोसाइटी है, तो वहां पे क्रांति का तरीका, बदलाव का तरीका अलग होगा, और जहां पे सिविल सोसाइटी नहीं है, वहां पे क्रांति का तरीका, बदलाव
बदलाव का तरीका अलग होगा। तो ग्रामसी ये मानते थे कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, वहां पे रेवोल्यूशन जो है वो अचानक से नहीं हो पाएगा, अचानक से वायलेंट रेवोल्यूशन रशिया जैसा नहीं हो पाएगा। समझ में आया? यहां पे सक्सेसफुल रेवोल्यूशन करने के लिए हमको कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, सांस्कृतिक बदलाव करना पड़ेगा, यानी वही सिविल सोसाइटी को धीरे धीरे ब्रेन वॉश्ड सिविल सोसाइटी के थ्रू ब्रेन वॉश्ड लोगों को रिवायर करना पड़ेगा, है ना, लोगों के दिलो दिमाग को जीतना पड़ेगा, रिवायर करना पड़ेगा, ठीक है, वहां के सिस्टम को बदलने से पहले। तो रिवॉल्यूशन का ये तरीका उन्होंने बताया था। आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, वैचारिक संघर्ष करना पड़ेगा, वॉर ऑफ पोजीशन के थ्रू सिविल सोसाइटी को हमको रिवायर करना पड़ेगा, काउंटर हेजेमनी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाकर के वहां पे कम्युनिस्ट सिस्टम स्टैब्लिश हो पाएगा, है ना, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप के थ्रू जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आएंगे और बदलाव करेंगे, और तब वहां का सिस्टम जो है वो बदल पाएगा। तो हमारे ग्रामसी के हिसाब से क्रांति क्या है? क्रांति क्या है? तो कह रहे हैं कि सबसे पहले क्रांति क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, इसको समझने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा वो क्रांति हो कहां रही है। अगर जो मॉडर्न यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे अगर क्रांति करनी है, यानी कि क्रांति का मतलब कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म में बदलना है, तो इसके लिए देखना पड़े, इसके लिए धीरे धीरे हमको वो क्रांति करनी पड़ेगी, वॉर ऑफ पोजीशन का यूज करते हुए सिविल सोसाइटी, ब्रेन वॉश्ड सिविल सोसाइटी की रिवायरिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम वहां के सिस्टम को बदल पाएंगे, कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म में बदल पाएंगे। तो इस तरीके से क्रांति हो पाएगी। तो ये उनके क्रांति का जो है एक्सप्लेनेशन था कि वो क्रांति क्या है। समझने से पहले ये समझना पड़ेगा क्रांति हो कहां रही है। अगर सिविल सोसाइटी नहीं है तो वहां डायरेक्ट क्रांति होगी, वॉर ऑफ मैनोवर लड़ा जाएगा और सीधे सिस्टम को बदल दिया जाएगा। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी ब्रेन वॉश्ड है और बहुत मजबूत है और वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को, वहां के सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे देश में जो क्रांति होगी, जो रेवोल्यूशन होगा, वो वॉर ऑफ पोजीशन के थ्रू होगा, जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी को पहले धीरे धीरे रिवायर किया जाएगा और उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया जाएगा और वहां का सिस्टम कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में बदल जाएगा। तो इस तरीके से क्रांति होगी, ठीक है। अब देखिए पैसिव रेवोल्यूशन का जो इनका कंसेप्ट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ग्रामसी को ये लगता है कि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था, इटली का यूनिफिकेशन हो चुका था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कियोस था इटली में और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। नॉर्दर्न इटली बहुत अमीर, सदर्न इटली बहुत गरीब। ये सारी जो चीजें इटली में हुई थी ना, तो बेसिकली वो कहते हैं ये पैसिव रेवोल्यूशन के थ्रू हुई थी। जो मसोलिनी का जो उदय हुआ था और उसने जो चेंजेस लाने की कोशिश की थी, वो भी पैसिव रेवोल्यूशन कर रहा था। इसी के कारण जो है लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा था। उनको लग रहा था कि क्रांति हुई है, लेकिन क्रांति का उनको फायदा नहीं हो पा रहा था। तो देखो हमारे मसोलिनी बताते हैं कि एक होती है एक्टिव रेवोल्यूशन, यानी कि एक्टिव क्रांति, वो क्रांति जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जैसे हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि नीचे से एक तबका जो जूझ रहा था वो साथ आया और उसके बाद बॉटम टू टॉप रेवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे सब लोग साथ आए। फिर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, अपना संविधान लिखा, इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। लेकिन जो पैसिव रेवोल्यूशन होता है ना, जो टॉप टू बॉटम होता है, कि टॉप के लीडर्स मिलकर के सारा क्रांति का चीजें डिसाइड कर लेते हैं, सारा सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं और फिर लोगों को बस उसको फॉलो करना पड़ता है। इस तरीके का जो पैसिव रेवोल्यूशन होता है ना, वो कभी भी सभी की भलाई के लिए नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो हॉस्टल में 100 लड़कियां हैं, 100 लड़कियों ने मिलकर बोला उनको खाने में मिठाई नहीं मिल रही है, अब उनको क्रांति करनी है। तो अब 100 लड़कियों में से 2 लड़कियां जो टॉप हेड हैं वो मिलकर के बोले कि देखो क्रांति ऐसे होगी, हम ये चीजें करेंगे, ये रूल बन गया है, अब तुम सब लोग मान लो। तो आपको लग रहा है कि क्रांति हो रही है, बट एक्चुअल में वो 2 लड़कियां आपको यूज करके अपना ही एम पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये पैसिव रेवोल्यूशन है जिसमें फायदा उन 2 लड़कियों का हो रहा है, बाकी लोगों का फायदा नहीं हो रहा है, बस उनको लग रहा है कि उनका फायदा हो रहा है। लेकिन जो एक्टिव रेवोल्यूशन होता है कि सारी 100 लड़कियां मिली, 100 की 100 का मुद्दा समझा गया, रखा गया और जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उसमें भी सबकी सहमति ली गई, तो ऐसे को हम कहते हैं एक्टिव रेवोल्यूशन और इसके थ्रू सभी को फायदा मिलता है। लेकिन ग्रामसी कहते हैं कि इटली में जो भी हो रहा था ना, वो पैसिव रेवोल्यूशन के थ्रू हो रहा था, जिसकी वजह से जनता को फायदा जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा था। तो ग्रामसी जो है वो पैसिव रेवोल्यूशन का टर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये क्रिटिसाइज करने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि इटली में जिस तरीके से रूलिंग क्लास जो है वो अपना पावर मेंटेन करने के लिए पैसिव रेवोल्यूशन का यूज करती है। जैसे लोगों में आग भड़की हुई है, लोग चाहते हैं, लोग जो है कभी भी रेवोल्यूशन कर सकते हैं, तो ऐसे में जो टॉप के लीडर्स हैं वो सोचेंगे कि लोग जो है खूनी क्रांति करें, इससे अच्छा है कि हम एक क्रांति का दिखावा करके कुछ चेंजेस लेकर आए, उनको लगे कि रेवोल्यूशन हुआ है बट एक्चुअल में हम ही सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दें, तो टॉप के लेवल पे सारी चीजें मैनेज हो जाए। इसी को कहते हैं पैसिव रेवोल्यूशन। तो कहते हैं
ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल चेंज है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक जो बदलाव है वो होता तो है, लेकिन लोगों के मास पार्टिसिपेशन के बिना होता है और ऊपर के कुछ लोग ही मिल करके सारा डिसीजन ले लेते हैं। जो वर्किंग क्लास और जो पेजेंट्स है, यानी जो किसान और जो मजदूर वर्ग है, वो मास जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो रूलिंग क्लास, जो ऊपर के जो शासक वर्ग के जो लोग हैं, वही सारे चेंजेस लेकर आते हैं। टॉप से बॉटम तक चीजें आती हैं, वो बस बता देते हैं कि इनको ये चीजें करनी है ताकि वो अपना खुद का पावर बचा सके और जो लोगों के रेवोल्यूशन, जो असली रेवोल्यूशन होना था, उसको रोक सके। एक बफर की तरह यूज करते हैं ये पैसिव रेवोल्यूशन को। इससे लोगों का कभी भी फायदा नहीं होता है। और इटली में ऐसा हो चुका है, जैसे जो यूनिफिकेशन हुआ था इटली का, तो नॉर्दर्न इटली, यानी कि बेसिकली जो नॉर्दर्न इटली के जो एलीट क्लास के लोग थे, जो अमीर वर्ग के जो लोग थे, वो एक साथ यूनाइट होकर के सारा डिसीजन ले लेते हैं। नॉर्दर्न इटली के जो एलिट्स हैं, जो नॉर्दर्न इटली के जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, अमीर कुछ एलीट क्लास के लोग हैं, वो एक साथ यूनाइट होते हैं और सारा डिसीजन ले लेते हैं। और फिर जो है सदर्न इटली को कंप्लीटली इस प्रोसेस से, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से एक्सक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन तो होता है, क्रांति हुई एक तरीके से, लेकिन फायदा उन लोगों को नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इटली बहुत ज्यादा अमीर और सदर्न इटली बहुत ज्यादा गरीब हो गई। एक मैसिव क्लास डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये पैसिव रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है, जो उसका दुष्प्रभाव के कारण हुआ। उसके बाद इटली में जो फांसीवाद का उदय हुआ, मसोलिनी का जो उदय हुआ, और फासिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय हुआ, जिसके पीछे तानाशाही छिपी थी मसोलिनी की। तो इसमें भी मसोलिनी क्या कह रहा है कि अच्छा वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, मैं बदलाव लाऊंगा। उस रेवोल्यूशन में मास से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मास इन्वॉल्व नहीं है, मास एक लीडर में यकीन कर रही है जो खुद सारे डिसीजंस लेगा, उस प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व नहीं है। ये पैसिव रेवोल्यूशन है, तो इसका फायदा सिर्फ मसोलिनी को हुआ, बाकी जनता ने उसका भुगतान दिया बहुत ही बुरे तरीके से। तो ये जो कुछ इंसिडेंट्स हैं, ये सब पैसिव रेवोल्यूशन के दुष्प्रभाव हैं। तो ये जो है ग्रामसी के पैसिव रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है कि जो क्रांति ऊपर के टॉप लोग मिलकर के कर ले और उसमें मास पार्टिसिपेशन ना हो, ताकि लोगों के आक्रोश से बचा जा सके और अपने फायदे में डिसीजन को मोल्ड किया जा सके। इससे लगता तो है कि क्रांति हुई है, बट एक्चुअल में वो क्रांति दिखावे की क्रांति है, जो टॉप लोगों के फायदे के लिए हुई है। और इटली में इसका दुष्प्रभाव के एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, जो कि मसोलिनी का उदय और जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बाद भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल केओस जो इटली में देखने को मिलता है, और जो बहुत ही बड़ा क्लास कॉन्फ्लिक्ट नॉर्दर्न और सदर्न इटली में देखने को मिलता है। तो ये उनका पैसिव रेवोल्यूशन का कांसेप्ट है। अब वर्कर्स काउंसिल क्या है, मजदूर परिषद का कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिकली वो कहते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए सोल्यूशन क्या है कि वर्कर्स अपना काउंसिल बनाए, अपना परिषद बनाए, संगठन बनाए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके। अगर मजदूर बिखरे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो जब भी डिसीजन लिया जाएगा तो एक एक मजदूर के पास छाकर थोड़ी ना जो सरकार है वो पूछेगी कि आपका मत क्या है। लेकिन मजदूर जब संगठन बना लेंगे, काउंसिल बना लेंगे, परिषद बना लेंगे और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग परिषद बना लेंगे, तो ऐसे में उनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा प्रोसेस में। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा तो एक मजबूत संगठित जो मजदूर परिषद है या वर्कर्स की काउंसिल है, उसका से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि हम देखेंगे, जैसे ब्रिक्स हो गया, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली जो है अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि ये कंट्रीज जो है ना बहुत जल्दी राइज कर रही हैं, तो यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन इन कंट्रियों को जब ये पता चला तो ये संगठित होकर इन्होंने ब्रिक्स बना लिया। तो बेसिकली ब्रिक्स जो है मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अलग अलग अगर हम रहते तो शायद कोई उतनी बात नहीं सुनता, लेकिन जब हम इकट्ठे हो गए तो ये संगठन अपने आप में बहुत मजबूत हो गया। नॉन अलाइंग मूवमेंट के थ्रू जब हम इकट्ठा हो गए, जो हमारे कई सारे नॉन अलाइंग देश है, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। यूरोप के अलग अलग देश अपने आप में मजबूत नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया तो वो अपने आप में बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक उसी तरीके से ग्रामसी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक मजदूर या कोई एक किसान अपने आप में मजबूत नहीं है, लेकिन जब वो एक संगठन बना लेता है, वर्कर्स काउंसिल बना लेता है, किसान परिषद बना लेता है, किसान परिषद, तो ऐसे में उसका इन्वॉल्वमेंट उसका से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में क्या होगा, पैसिव रेवोल्यूशन नहीं होगा, तब उनका मत भी सुना जाएगा और वो गवर्नेंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाएंगे, और तब जो है ठीक डिसीजन लिया जाएगा, एक्टिव रेवोल्यूशन हो पाएगा, और वो जो रिजल्ट होगा उसका सबके फायदे में होगा। तो इस तरीके की वर्कर्स काउंसिल बनाने के बारे में जो हमारे ग्रामसी हैं वो बात करते हैं। चलिए, अब यहां तक तो हम ग्रामसी के बारे में समझ गए, यहां तक तो हम समझ गए। अब मैं आपको एक सार दे देती हूं, एक छोटा सा सार दे देती हूं,
हूँ, जिससे आपको एकदम मजा आ जाएगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में क्या देखा? हमने एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में जाना। तो कार्ल मार्क्स के बाद सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाला कोई शख्स है तो वो है ग्राम्सी। कोई ऐसा दार्शनिक, कोई ऐसा थिंकर है अगर मार्क्सिस्ट विचारधारा में, तो वो है हमारे एंटोनियो ग्राम्सी, जिनका जन्म कहां होता है? इटली में। उसी इटली में जहां मैकियावेली पैदा हुए थे बहुत साल पहले 1400 में, उसी इटली में जन्म होता है हमारे ग्राम्सी का। और ग्राम्सी इटली के एक ऐसे इलाके से पैदा होते हैं जहां वो जो बहुत गरीब था और उनको स्कॉलरशिप मिलती है, नॉर्दर्न इटली में पढ़ने जाते हैं, वहां पढ़ाई शुरू करते हैं, वहां मार्क्स की किताबों को पढ़ते हैं और नॉर्दर्न और सदर्न इटली के बीच का डिफरेंस देख पाते हैं और उनका एक अलग ही माइंडसेट डेवलप होने लगता है। उसके बाद उनको समझ में आता है कि कम्युनिज्म स्टैब्लिश करना कितना ज्यादा जरूरी है और कैपिटलिज्म को खत्म करना पड़ेगा, वर्कर्स और पेजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उसके बाद वो इटालियन सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। रशिया में रेवोल्यूशन देख करके बहुत ज्यादा थ्रिल्ड होते हैं कि अब यहां भी होगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बेसिकली यहाँ के बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फैल जाती है, तो रेवोल्यूशन शुरू भी होता है, लेकिन पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण खत्म हो जाता है। ग्राम्सी बहुत ज्यादा आहत होते हैं, अपनी खुद की पार्टी शुरू करते हैं, लेकिन उसी दौरान जो है इटली में मुसोलिनी का राइज होता है और मुसोलिनी पावर में आने लगता है। अब ग्राम्सी दो लोगों से लड़ रहे हैं, एक कैपिटलिज्म से, एक मुसोलिनी के फांसीवाद से। और अब मुसोलिनी जैसे जैसे पावर में आता है उसको डर लगने लगता है ग्राम्सी के जो है स्ट्रॉन्ग आइडियाज से, विचार से। उसकी बॉडी उतनी ज्यादा डरावनी नहीं थी, लेकिन उनके विचार इतने घातक थे कि वो डर जाता है और उसके बाद कैसे भी करके उनको 11 साल के लिए जेल में डलवा देता है। उसके बाद जेल में जाते साथ भी वो किताबें लिखते रहते हैं और मरने के बाद उनकी किताबें पब्लिश होती हैं और उनके आइडियाज हमको पता चलते हैं। क्या आइडियाज पता चलते हैं? तो वो ये कहते हैं, सबसे पहले वो कार्ल मार्क्स से ये सवाल पूछते हैं कि आपने जो कहा था कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट खूब ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद वर्कर्स रिवॉल्यूशन कर देंगे, कैपिटलिज्म सोशलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा और समाज की बाकी सारी चीजें भी बेहतर हो जाएंगी, सबके लिए बराबर हो जाएंगी, लेकिन हुआ क्यों नहीं? तब ये समझाते हैं इसका कारण है हेजेमनी और जो क्रिएट की गई है सिविल सोसाइटी के थ्रू, और किसने किया है? इन कैपिटलिस्टों ने, ताकि वर्कर्स रिवॉल्ट ही ना कर सके। तो कहते हैं कि वो देश जहां सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो ये फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, वो चर्च, सिविल सोसाइटी का मतलब क्या? फैमिली, चर्च, जो है जो और सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो सोशल मीडिया हो गया, उसकी मदद से जो ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का। तो लोग जो हैं एक तो पॉलिटिकल सिस्टम का यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकली फोर्सफुली लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरा हेजेमनी क्रिएट कर रहे हैं, कंसेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक सहमति क्रिएट कर रहे हैं कि वो रेवोल्यूशन करे ही नहीं। इसी की वजह से लोग रेवोल्यूशन कर ही नहीं रहे हैं और कैपिटलिज्म सोशलिज्म में बदल ही नहीं रहा है। तो फिर सर इसका सोल्यूशन क्या है? तो कह रहे हैं काउंटर हेजेमनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं यानी कि लोगों का जो ब्रेन वॉश हुआ है ना, उसको रीवायर करना पड़ेगा। तो पूछा जाता है कौन करेगा सर? तो कहते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स करेंगे, वो बुद्धिजीवी लोग जो इन वर्कर्स के बीच से ही आए हैं, लेकिन वो बुद्धिजीवी हैं, लेकिन साथ के साथ वो उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। तो वो कैसे करेंगे सर? तो वो कहते हैं कि देखो, जैसा समाज वैसा युद्ध का तरीका अपनाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, यानी क्रांति लानी पड़ेगी, यानी बदलाव करना पड़ेगा कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म में बदलने के लिए। वो क्रांति कैसे लाएंगे सर? तो कहते हैं दो तरीके का युद्ध लड़ना पड़ेगा। वो जहां सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और वो बहुत पावरफुल है और उसका यूज करके कैपिटलिस्टों ने हेजेमनी क्रिएट करके रखी है, ऐसे जगह पे हम वॉर ऑफ पोजीशन लड़ेंगे और धीरे धीरे सिविल सोसाइटी की पोजीशन को खत्म करेंगे, उनको कमजोर करेंगे, रीवायर करेंगे, ताकि वो सच्चाई देख सकें, और उसके बाद वहां पॉलिटिकल सिस्टम को अटैक करके वहां पे कम्युनिज्म स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन वहां जहां पे सिविल सोसाइटी उतनी मजबूत नहीं है, यानी कैपिटलिस्टों ने इतना ब्रेन वॉश नहीं किया है, वो सीधी सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से जो है सत्ता में बने हुए हैं, तो ऐसी जगह पे हम वॉर ऑफ मैनोवर लड़ेंगे और डायरेक्ट संगठित होकर के कूच कर देंगे और सिस्टम को चेंज कर देंगे, और वहां पे हम कम्युनिज्म की, कैपिटलिज्म की जगह कम्युनिज्म स्टैब्लिश कर देंगे। तो जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो देखेंगे वैसा देश जहां सिविल सोसाइटी है वहां वॉर ऑफ पोजीशन लड़ेंगे, और वैसा देश जहां सिविल सोसाइटी कमजोर है या उतना ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, वहां पे वो वॉर ऑफ मैनोवर लड़ेंगे, और इस तरीके से कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद वो और भी कुछ प्रॉब्लम सामने रखते हैं कि इटली में चीजें खराब इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पैसिव रेवोल्यूशन हो रहा था। क्रांति तो हो रही थी लेकिन एक्टिव नहीं, पैसिव क्रांति हो रही थी, यानी कि लोग रियल क्रांति, रियल में एक्टिव क्रांति ना कर दें। इसकी वजह से जो टॉप के इंटेलेक्चुअल्स या लीडर्स हैं, टॉप के जो लीडर्स हैं, नॉट इंटेलेक्चुअल्स, जो लीडर्स हैं, एलीट लोग हैं, वो क्या करते हैं? क्रांति का नाटक करते हैं। इस तरीके की पैसिव क्रांति करते हैं कि लोगों को एक साथ लाते तो है लेकिन डिसीजन वो लेते हैं, गवर्नेंस के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं, जिससे
सबका भला नहीं हो पाता है। इसी वजह से इटली का यूनिफिकेशन तो हुआ, लेकिन नॉर्दर्न इटली के एलिट्स ने मिलकर के सारा डिसीजन लिया, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इटली बहुत ज्यादा अमीर हो गई और सदर्न गरीब हो गया। इसी तरीके से फासिज्म का उदय हुआ था, वहां भी पैसिव रेवोल्यूशन हुआ। मसोलिनी ने सबको इकट्ठा तो किया, लेकिन मेन डिसीजन उसने लिया, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन पैसिव हुआ, जिससे सबका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, जिसका भुगतान सबको भुगतना पड़ा। तो ये है पैसिव रेवोल्यूशन के सारे मुआवजे जो लोगों को भरने पड़े। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सर कहते हैं, ग्रामसी कहते हैं कि हमको मजदूर परिषद बनाना पड़ेगा, वर्कर्स काउंसिल बनाना पड़ेगा, ताकि वो संगठित हो जाएं और गवर्नेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएं, ताकि पैसिव की जगह एक्टिव क्रांति हो। समझ में आया? तो ये पूरा हमारे ग्रामसी का कंसेप्ट था। आई होप कि आपको खूब मजा आया होगा। चलिए अब आप ही के एग्जाम के कुछ सवाल मैं देती हूं, देखते हैं कि आप इसमें से कितना बना पाते हैं। 2-3 सवाल लेके आई हूं, मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। और एक बार फिर से बता दूं कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अब मैंने पूरा सार बता दिया, तो अब ब्रेक होगा, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी का भी बैच लॉन्च हो चुका है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो फुल फ्लेजेड कोर्स टॉकिंग पॉलिटी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर भी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेट के और सीयूईटी पीजी के हर टॉपिक पे 100 सवाल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। जा करके ऐप को एक्सप्लोर करिए। 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन दिसंबर तक फ्री है, उसको जा करके खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और फुल फ्लेजेड कोर्स में क्या मिलेगा आपको? हर टॉपिक के ऊपर ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर्स जो मैं खुद लेती हूँ, ऐसे ही जिस भाषा में पढ़ा रही हूँ। नोट्स आपको मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। क्लास लाइव चलती है, लेकिन उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है 30 मिनट्स के बाद। तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, और हर टॉपिक के ऊपर 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, ताकि आपके साथ कौन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उनसे मिल सकें। हम वहां पे बहुत जल्दी ही हम वहां पे अपनी बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पेड कोर्स के जुड़े हुए हैं, हर जो है संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट आपको लाइव देना होता है, ताकि एग्जाम में टेस्ट देने से आप एग्जाम के समय आप डरे नहीं। लाइव टेस्ट देते हैं आप। तो इस तरीके की सारी चीजें 24/7 कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पीयूष सर से बात कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस वही डिजाइन करते हैं, पढ़ाती सारा कंसेप्ट मैं ही पढ़ाती हूँ आपको। तो मैं आपके लाइव लेक्चर्स लूंगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जैसे मान लो आपने ग्रामसी पढ़ा, ग्रामसी पूरा पढ़ा, मेरे नोट्स आपको मिल गए, आपने नोट्स पढ़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें आप कन्वीनियंट फील करते हैं। उसके बाद आप ग्रामसी के ऊपर जाकर के 100 सवाल लगा लिया आपने, एकदम टॉपिक पुख्ता हो गया। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, आपको ई बुक्स भी मिल रही हैं। तो इससे आपकी तैयारी मजबूत होती है। आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट फील हो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहां पे आपके साथ तैयारी कर रहे बच्चे रोज अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि आज मैंने कितना पढ़ा, टू डू लिस्ट क्या मैंने किया, मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, टाइमर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। हर संडे को टेस्ट होता है, हम प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत मजा आता है ना। चलिए देखते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो जो है पहला ये क्वेश्चन है, द टर्म वॉर ऑफ मैनेवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन इज एसोसिएटेड विद। ये आप ही के यूजीसी नेट का सवाल है कि वॉर ऑफ मैनेवर और वॉर ऑफ पोजीशन किससे एसोसिएटेड है। तो अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा होता तो आपको नहीं आता, लेकिन क्योंकि अगर आपने ये क्लास देख रखी है, तो अब ग्रामसी से कोई भी सवाल आए आपसे गलत नहीं होना है ना। हाँ, बस वो एक ऑब्स्क्योर क्वेश्चन ना हो, यानी कुछ क्वेश्चन एनटीए देता ही इसलिए है कि आप गलत करें, इसीलिए सबका 100 में 100 सही नहीं होता है, एक आध तो गलत होना ही है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा ऑब्स्क्योर क्वेश्चन नहीं है, तो ग्रामसी का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो टर्म है वॉर ऑफ मैनेवर और वॉर ऑफ पोजीशन, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये ग्रामसी से एसोसिएटेड है। ना ही आपको सिर्फ ये फैक्ट पता है, बल्कि इसके पीछे का कंसेप्ट भी पता है, ठीक है। चलिए आप जैसा कि देख रहे होंगे, अब सारे एग्जाम्स रिटन होते जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स भी अब रिटन करते जा रहा है। तो अब सिर्फ फैक्ट याद करने से काम नहीं चलेगा, फैक्ट के पीछे का कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। और फैक्ट भी कोई इंसान तभी रट पाता है जब उसको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होता है। तो इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। देखिए अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म एंड एडवोकेटेड पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल। बताइए कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट किया और पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल को सपोर्ट किया। पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल को किसने सपोर्ट किया? तो इसका आंसर क्या होगा? आप सबको पता है, एंटोनियो ग्रामसी। देखिए मैं कुछ आपको ट्रिक बताती हूँ, जहां पे भी कुछ ऐसा वर्ड्स का यूज हो ना, कंसेंट,
जो है इंटेलेक्चुअल्स, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, कंसेंट, सहमति, हेजेमनी, इस तरीके का वर्ड्स दिखे ना तो 99% चांस है कि उसका आंसर ग्रामसी होंगे, है ना। तो ये कुछ आप जब सवाल को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद हो जाता है, तो वो देखते ही आपका हाथ तुरंत ही सही जवाब पे पहुंच जाता है। आखिरी क्वेश्चन कि भाई हु इज द राइटर ऑफ द बुक अ ग्रेट एंड द टेरिबल वर्ल्ड, अ ग्रेट एंड अ टेरिबल वर्ल्ड के राइटर कौन है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम जब उनके मेजर बुक्स देख रहे थे तो हमने देखा भाई इसके राइटर कौन है, एंटोनियो ग्रामसी इसके राइटर हैं। तो आप जो है तुरंत ही प्ले स्टोर पे जा करके टॉकिंग पॉलिटी ऐप डाउनलोड करिए और जो है ग्रामसी के ऊपर वन देखिए ऐप खोलिएगा, ऐप के में आपको एक सेक्शन मिलेगा वन टॉपिक 100 क्वेश्चन, वन टॉपिक 100 क्वेश्चन पे जाएंगे ना तो यूजीसी नेट का एक सेक्शन मिलेगा और एक सीयूईटी पीजी का मिलेगा। यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जाएंगे, फिर ग्रामसी पे आएंगे। अब वहां आप 100 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये आप टॉपिक पढ़ा, आपने टॉपिक पूरा समझ लिया, आपने चीजें मेमोराइज कर ली। अब उसके बाद सीधे ऐप पे गए या वेबसाइट पे गए, वन टॉपिक 100 क्वेश्चन वाले सेक्शन पे गए, यूजीसी नेट में गए, अब वहां वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ग्रामसी ढूंढिए और जाके 100 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। हो गई तैयारी ग्रामसी की। और जो जो आपसे गलत हो रहा है उसको अपना फैक्ट शीट में शॉर्ट में उसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया उसका तैयारी, है ना। तो इसी तरीके से पढ़ना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप पे अवेलेबल है, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं, सिलेबस भी, हर चीज मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला आप लेक्चर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए क्रिस्टल क्लियर, मुझे देख के बहुत खुशी होती है। और अगला लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।